सीरीज की शुरुआत शीन से होती है, जो अपने कमरे में लेटी हुई थी, करवटें बदल रही थी, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अनिद्रा और लगातार चलने वाले विचार उसकी ऊर्जा को चूस रहे थे। वो इसी हालत में सुबह तक रही और जैसे ही सुबह हुई वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन करने के लिए उठ गई। जब उसकी माँ कमरे से बाहर निकली और उसे फर्श पे लेटा हुआ देखा तो घबरा गई, सोचने लगी कि उसके साथ कुछ हो गया है। लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि शीन तो बस वर्कआउट कर रही थी। इसी बीच उसके पिता ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया था और वे सब शांति से बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान उसकी माँ ने उसे बताया कि उन्होंने उसी दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है ताकि उसकी नींद की समस्या का कोई हल निकाला जा सके। उन्होंने ये भी सलाह दी कि वो खुद को काम में इतना न डुबोएं, समझाते हुए कि यही उसकी थकान की मुख्य वजह है। लेकिन शीन की जिंदगी में काम के अलावा और कुछ था ही नहीं। ये उसके जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया था और उसकी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। अस्पताल में वो उस क्लिनिक पहुंची जहां उसे डॉक्टर से मिलना था, लेकिन उसने देखा कि डॉक्टर अचानक जाने की तैयारी में थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो लगभग उनसे टकराई गई थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से माफी मांगी और पूछा कि क्या वो ठीक है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे कोई चोट नहीं आई। हालांकि जब उसने उनकी आंखों में देखा तो उसे वो बेहद हैंडसम लगे। वो अपनी पहली छाप छुपा नहीं पाई, इसलिए उसने अपनी दोस्त को फोन किया और बताया कि जिस डॉक्टर से वो मिलने वाली थी उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो उसे पसंद आ जाए क्योंकि उसे हमेशा से ही अच्छे दिखने वाले मर्द पसंद आते थे। उसकी दोस्त ने कहा कि उसकी हैंडसमनेस का ठीक से पता लगाओ और कोई तरीका निकालो जिससे वो अपना मास्क उतार दे ताकि वो उसकी शक्ल सूरत का सही सही बखान कर सके। डॉक्टर वापस शीन के पास आए और पूछा कि क्या उसकी उनसे अपॉइंटमेंट है। उसने उसके लैब कोट पर लिखा नाम देखा और पाया कि उसका नाम सुयोन है। उसने पुष्टि की कि उसकी अपॉइंटमेंट है क्योंकि उसने उसका नाम अच्छे से याद कर लिया था और वो उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। वो बैठकर उसका इंतजार करने लगी, उसे गौर से देखती रही, बेसब्री से उस पल का इंतजार करती रही जब वो अपना मास्क उतारेगा। जबकि वो उसकी नब्ज मापने में व्यस्त था, उसकी कलाई पकड़े हुए। उसकी उलझन भरी हालत देखकर उसने कहा कि वो सोचना बंद कर दे ताकि वो उसकी नब्ज सही से माप सके। वो उसकी अनिद्रा का कारण समझना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या उसे कोई परेशानी है, लेकिन उसने अनसुना करते हुए उससे पूछा कि क्या वो अपना मास्क हटा सकता है और उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना मास्क उतारे ही उसे साफ साफ जवाब दिया तो आखिरकार उसने मान लिया कि वो खुद को काम में थका रही है। डॉक्टर ने शीन की जांच जारी रखी, उससे कहा कि वो अपनी आंखें पूरी तरह खोल ले ताकि वो ठीक से जांच कर सके। हालांकि क्योंकि वो उसे इतनी गहराई से घूर रही थी, उसकी स्थिर नजरों से वो चौंक गया। कुछ पलों बाद उसने उससे कहा कि उसकी हालत जरूरत से ज्यादा सोचने और बिना आराम किए खुद को काम में थका देने का नतीजा है। उसने समझाया कि उसे अपने खान पान का बेहतर ध्यान रखना चाहिए, दूध वाली चाय और कॉफी पीना बंद करना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। उसने ये भी जोर देकर कहा कि वो जो दवा लिखेगा उसे ठीक से लेना बहुत जरूरी है और फिर उसने एक पर्ची लिखकर उसे दे दी ताकि वो फार्मेसी से दवा ले सके। जब शीन क्लिनिक से बाहर जा रही थी, डॉक्टर ने देखा कि वो कागज का टुकड़ा छोड़ गई है जिससे वो बैठी बैठी खेल रही थी। उसने उस कागज को मोड़कर एक कागजी मेंढक का आकार बना दिया था। जब उसने उसे देखा तो मुस्कुरा उठा। उसे वो अनपेक्षित रूप से बहुत प्यारा लगा। जब शीन फार्मेसी पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं है और अचानक डॉक्टर सुयोन वहां आ गए और उसे बताया कि फार्मेसी दिन में केवल 4 घंटे खुलती है और उसे दवा लेने के लिए दोपहर 2 बजे वापस आना होगा क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाती है। वो चले गए और नर्स आई और वही जानकारी फिर से पुष्टि की। उसी दिन बाद में सुयोन फार्मेसी के पास से गुजरे लेकिन शीन को नहीं देख पाए, जिससे वो हैरान रह गए। जल्दी उसे पता चला कि उसके पिता उसकी ओर से दवा लेने गए थे। जब शीन ने बाद में वो दवा पी तो उसे वो बहुत कड़वी लगी और वो उसका स्वाद सहन नहीं कर पाई, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती लेने की कोशिश की। जैसे जैसे रात हुई शीन की हालत दुखद हो गई क्योंकि वो बिल्कुल भी सो नहीं पाई। उसका दिमाग अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों से घिरा हुआ था, जो उसके काम के प्रति जुनून और उससे बात न करने की वजह से उससे ब्रेकअप करना चाहता था। वो इसके बारे में सोचती रही यहाँ तक कि रात के 3 बजे तक। इसी दौरान सुयोन ने अपनी रात बिल्कुल अलग हालात में बिताई, जहां उसे एक आपात स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें एक मरीज दम घुटने की कगार पर था। वो उसे बचाने के लिए दौड़ा और जरूरी कदम उठाए। अगली सुबह शीन अपने घर के पास एक बेकरी में नाश्ता खरीदने गई। वहां पर उसने अपनी दोस्त को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने शिकायत की कि उसने पूरी रात जागकर बिताई और उसे लगा कि दवा का कोई असर नहीं हुआ। अचानक सुयोन उसके पीछे आ गया और मजाक में कहा कि उसका पैसा बर्बाद हो गया, जिससे वो घबरा गई। उसने जल्दी से स्पष्ट किया कि दवा एक ही खुराक में असर नहीं करती और उसे लगातार लेना जरूरी है। शीन ने उसकी सलाह के लिए उसे धन्यवाद कहा और जल्दी से वहां से निकल गई। उसकी दवा के बारे में पहले की गई बातों के कारण उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बाद में सुयोन ने बेकरी के मालिक से पूछा कि क्या वो लड़की यहाँ अक्सर आती है। उस आदमी ने जवाब दिया कि वो इसी मोहल्ले में रहती है। सुयोन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि वे दोनों एक ही इलाके में रहते हैं। बाकी दिन सामान्य रूप से बीत गया। शीन होटल में काम करने गई जहां वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करती थी। अपने ब्रेक के दौरान वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी और उनमें से एक ने उससे उस हैंडसम डॉक्टर के बारे में पूछा जिसके बारे में वो पहले बात कर चुकी थी।
शीन ने उसके हाव भाव का वर्णन करना शुरू किया, ये पुष्टि करते हुए कि वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा आकर्षक दिखता है। फिर उसकी दोस्त ने तय किया कि वो अगली बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे उसके साथ जाएगी। जब अपॉइंटमेंट का समय आया तो वे दोनों साथ में क्लिनिक गईं, लेकिन जिस डॉक्टर से मिलने की उम्मीद थी उसकी गैर मौजूदगी ने उन्हें चौंका दिया। उसकी जगह उन्हें एक और डॉक्टर मिले जो उम्र में बड़े थे। वे एक पल के लिए हैरान रह गईं, लेकिन डॉक्टर ने उनकी निराशा की वजह समझते हुए मजाक में कहा कि चिंता मत करो, वो भी एक कुशल डॉक्टर हैं, भले ही वो डॉक्टर सुयोन जैसे ना हो। शीन ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि वो उनकी योग्यता पर भरोसा करती हैं, और फिर डॉक्टर ने उनकी जांच की और सलाह दी कि वो डॉक्टर सुयोन द्वारा पहले दी गई दवा लेना जारी रखें। क्लिनिक से निकलने के बाद शीन एक खूबसूरत फूलों की दुकान की ओर आकर्षित हुई और कुछ गुलाब खरीदने के लिए रुक गईं। वापसी के रास्ते में उसने सोयोन को स्केटिंग करते हुए देखा। वो उसके पास गई, अपने हाथ उठाए, फूल पकड़े हुए, और उसे रोकने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि वो आज अपॉइंटमेंट पे गई थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी से हैरान रह गई, फिर समझ गई कि वो व्यस्त था। उसी समय सुयोन ने उसका नंबर मांगने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसने सोचा कि वो सिर्फ क्लिनिक के शेड्यूल के बारे में बताना चाहता है, तो उसने जल्दी से मना कर दिया और समझाया कि उसके लिए खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जल्दी से वहां से चली गई। सुयोन अपने दादा के घर जा रहा था, जहां उसे और उसके भाई को उनके छात्रों के साथ दोपहर के खाने के लिए बुलाया गया था। वहां पहुंचने पर वो अपने दादा के साथ अकेले बैठा। दादा ने बताया कि उस दिन एक लड़की अपनी अपॉइंटमेंट के लिए आई थी, और जब उसे पता चला कि वो वहां नहीं है तो वो परेशान लग रही थी। बुजुर्ग ने अपनी उस लड़की के प्रति पसंदगी छुपाई नहीं और अपने पोते को सलाह दी कि अगली बार उसका नंबर लेने की कोशिश करे। उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो उससे 4 साल छोटी है, जिससे वे दोनों एक अच्छी जोड़ी बन सकते हैं। दादा की बातों का सुयोन पर खास असर हुआ, क्योंकि जब उनकी नजरें उस लड़की से मिली थीं, तभी से वो उसकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। वो अपने दादा से ये मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि वो सच में उस लड़की को पसंद करता है, और उसने ये भी स्वीकार किया कि वो बहुत खूबसूरत है। दादा ने जब देखा कि वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर ध्यान दे रहा है तो उन्होंने भौएं चढ़ा ली, लेकिन सुयोन ने स्पष्ट किया कि उसकी पहली पसंदगी उसकी सुंदरता के कारण थी, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि उस लड़की में कुछ खास है जो उसे और भी ज्यादा आकर्षित करता है। दूसरी ओर शिन अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड योंग का एक संदेश मिला, जिसमें उसने उसकी लगातार अनदेखी को लेकर अपनी झुंझलाहट जाहिर की थी। योंग ने लिखा कि वो हमेशा ऐसे समय पर उसे कॉल करता है जब वो व्यस्त होती है और फोन नहीं उठाती, जबकि जब बाद में शिन उसे कॉल करती है तो वही उपलब्ध नहीं होता। शिन ने जल्दी से तैयार होकर बाहर जाने की ठानी, क्योंकि उस शाम दोनों को साथ में डिनर करना था। जैसे ही वो होटल से बाहर निकली उसने अपने सहकर्मियों को अलविदा कहा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि योंग वहां उसका इंतजार कर रहा था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। उसे एहसास हुआ कि योंग को चिंता थी कि कहीं वो उनकी डेट भूल ना जाए, इसलिए वो खुद उसे लेने आ गया था। वे दोनों उसकी कार में बैठकर रेस्तरां की ओर रवाना हुए, जहां पहुंचते ही शिन ने तुरंत खाने की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। योंग ने देखा कि शिन का ध्यान उसके फोन पे ही था और उसे झुंझलाहट हुई। उसे याद आया कि पहले वो काम के चलते उसकी कॉल्स को अनदेखा कर देती थी, लेकिन अब वो बिना झिझक लगातार अपना फोन पकड़े रहती थी। शिन ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ खाने की तस्वीरें ले रही थी, लेकिन योंग की बेचैन नजरों और साफ नाराजगी के बीच वो खुद को तनावग्रस्त महसूस करने से नहीं रोक पाई। डिनर के दौरान योंग ने उससे उसकी दोस्त के बारे में पूछा, ये जानना चाहा कि वो अब तक सिंगल क्यों है। शिन ने समझाया कि उसकी दोस्त पार्टनर चुनने में बहुत ऊंचे मापदंड रखती है, लेकिन योंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो उस दूसरी लड़की से बेहतर है जो सिर्फ इसलिए काम करती है ताकि वो घूम सके और विदेश में पढ़ाई कर सके। शिन को यह अपमानजनक लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और उसे बताया कि वो उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में शुरू से ही अच्छी तरह जानता था और वो हमेशा से स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने का सपना देखती थी। हालांकि योंग यही नहीं रुका। उसने आगे पूछा कि वो होटल में और कितने समय तक काम करेगी, ये सुझाव देते हुए कि जब तक वो वहां काम कर रही है तब तक उनका शादी करना कोई मतलब नहीं रखता। उसने ये भी जोड़ा कि अगर उसके किसी पार्टनर को होटल में ठहरना पड़े तो क्या ये ठीक होगा कि उसकी पत्नी उसकी सेवा करे। उसकी बातें शिन को बहुत चुभी और उसे महसूस हुआ कि उसके साथ उसका रिश्ता अब बोझिल होता जा रहा है। जब उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उनके बीच चीजें सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है, तो उसने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि उसे एक फोन कॉल लेनी है। शिन अपने आंसू छुपा नहीं सकी जब वो घर लौटी और दुख से बोझिल थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि अगर वो यूंग से ब्रेकअप कर ले तो क्या होगा, और उसकी माँ ये सवाल सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने उसे डांटते हुए पागलपन का आरोप लगाया। इससे शिन की परेशानी और गहरी हो गई और वो घर से बाहर निकल रही अपने विचारों में खोई हुई। वो योंग को कोई संदेश भेजकर माफी मांगना या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो खुद को ऐसा करने के लिए मना नहीं पाई। वो अकेली बैठी थी, खाना खा रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जब वो अपने दुख में डूबी हुई थी तभी सोयोन वहां आई और उसके पास आके पूछने लगी कि वो अकेली क्यों बैठी है। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और हालांकि उसने ये देख लिया था, फिर भी उसने उसे शर्मिंदा करने से बचते हुए बस इतना ही याद दिलाया कि उसे ठंडा खाना खाने से बचना चाहिए। हालांकि उसने पहले ही खाना खरीद लिया था, तो उसने कहा कि अब वो उसे खत्म कर ले। फिर वो उसके पास बैठ गया और पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। वो थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने उसे बता दिया कि उसकी किसी से बहस हो गई थी। उसने तुरंत मान लिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसके बारे में पूछा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की और बहस का कारण पूछा।
उसने समझाया कि गलती उसी की थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी की कुछ अहम बातों को छोड़ नहीं पा रही थी। वो उसकी तकलीफ महसूस कर सकता था और उसने उससे कहा कि वो अपना हाथ अपने सामने रखे, अपने अंगूठे को अपनी छाती के बीच में रखे और गोल गोल दबाए। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने समझाया कि ये दर्द शारीरिक नहीं है बल्कि उसके दिल से आ रहा है। उसने पूछा कि क्या वो इस तरह अपना दुख दूर कर सकती है, तो उसने बताया कि दबाव से कुछ लक्षण तो कम हो सकते हैं लेकिन दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। उसने आगे कहा कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो अपने घावों को भरने का तरीका ढूंढे या उस चीज को खत्म कर दे जो लगातार उसे दर्द दे रही है। उसके मन में उसकी बातें उतरने लगीं और वो थोड़ा थोड़ा समझने लगी। सुनियो ने ये देखा और उसे घर जाके आराम करने की सलाह दी। उसने ये भी सुझाव दिया कि वो अपने बिस्तर के पास एक सेब रखे क्योंकि उसकी खुशबू उसे सोने में मदद कर सकती है। जब शिन घर लौटी तो वो फ्रिज से एक सेब लेने गई, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था और वे जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या वो वाकई योंग से ब्रेकअप करने जा रही है या नहीं। उसने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वो उसे छोड़ने नहीं जा रही है और समझाया कि वो बस थोड़ी परेशान थी। इसके बाद उसने उसे एक संदेश भेजकर माफी मांगी और कहा कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। अगले दिन शिन अपनी नियमित जांच के लिए अस्पताल गई। जब सुयो ने उसकी नब्ज देखी तो उसने महसूस किया कि पिछली बार की तुलना में उसकी हालत और बिगड़ गई है। उसने उससे बताया कि वो उसे सोने में मदद करने के लिए कुछ दवा देगा, लेकिन उसके दुखी दिल की समस्या को सुलझाना भी जरूरी है, इस पर जोर दिया। फिर उसने पूछा कि क्या उसने पहले कभी एक्यूपंक्चर आजमाया है। जब उसने नहीं में जवाब दिया तो उसने उसे लेटने के लिए कहा और समझाया कि ये इलाज उसे गहरी नींद में मदद करेगा। वो थोड़ी डर गई क्योंकि ये उसका पहला अनुभव था। उसने उसके सिर पे एक सुई लगाई और उसे हल्की सी चुभन महसूस हुई। जब वो उसकी हथेली में दूसरी सुई लगाने वाला था तो वो लगातार उसे देखती रही, जैसे किसी सोच में खोई हुई हो। उसने उसकी नजर को महसूस किया और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली, फिर वो जल्दी से नजरें फेर ली। सुयोन उसकी प्रतिक्रिया पर हल्के से मुस्कुरा दिया और इलाज जारी रखा। इलाज पूरा होने के बाद उसने पर्दा खींच दिया ताकि उसे थोड़ी निष्ठा मिल सके और उसकी नींद को ट्रैक करने के लिए टाइमर सेट कर दिया। उसने अपनी मेज पर एक छोटा सा कागज का मेंढक देखा जो उसने बनाया था और उसे देखते हुए मुस्कुरा उठा। इसी बीच शिन लंबे समय की अनिद्रा के बाद गहरी नींद में डूब गई। समय पूरा होने पर सुयोन ने धीरे धीरे सुइयां निकाल दी। जब वो जागी तो उसने उसे एक सुगंधित पोटली दी और समझाया कि इसमें जड़ी बूटियां हैं जो उसकी नींद को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। उसने उसकी खुशबू को सूंघा जो उसे बहुत सुंदर और सुकून देने वाली लगी। उसी पल उसने आखिरकार उसका नंबर मांगने का सोचा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शिन ने उसे बीच में ही टोक दिया और जड़ी बूटियों की कीमत के बारे में पूछ लिया। उसने उसे बताया कि ये उसकी तरफ से एक तोहफा है और वो जल्दी से उसका धन्यवाद करके चली गई। इलाज के बाद शिन ने पूरे दिन एक तरह की राहत महसूस की। हालांकि शाम को उसे अपने बॉयफ्रेंड का फोन आया जिसने काफी सोच विचार के बाद उसे बताया कि उसने उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया है। वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और बार बार उसे फोन करती रही, लेकिन वो लगातार उसके कॉल काटता रहा। वो वहीं बैठ के रोती रही, उसे मैसेज लिखने की कोशिश करती रही, लेकिन दो शब्द भी जोड़ नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ लिया और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। घर जाते समय सुयोन ने उसे देखा और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आई। उसने सोचा कि क्या उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से उसे चोट पहुंचाई है। इसी बीच वो अपने फोन को घूर रही थी, तभी उसने देखा कि उसके एक्स ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट की है। उसे हैरानी हुई कि उसने अभी तक उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से नहीं हटाया था। अगले दिन शिन्यान काम पर गई, लेकिन वो बेहद थकी हुई थी। उसकी दोस्ताओं ने उसकी हालत देखी और उसे ब्रेक लेने की सलाह दी, क्योंकि सभी को पता था कि वो किस दौर से गुजर रही है। जहां तक सोयान की बात है, वो लगातार यही सोचता रहा कि वो फिर से क्लिनिक कब आएगी। वो अब और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वो रिसेप्शन पे गया और पूछा कि क्या शिन्यान के नाम से कोई अपॉइंटमेंट है। उन्हें बताया गया कि कोई बुकिंग नहीं है। उस समय उसने प्रशासन से उसका नंबर मांगने का फैसला किया और उसे कॉल करके पूछा कि क्या वो आ जाएगी, ये बताते हुए कि वो उसका इंतजार कर रहा था। उस समय शिन्यान व्यस्त थी, इसलिए उसने उसे बताया कि वो नहीं आ पाएगी। उसने उसकी सेहत के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि क्या वो अब भी थकी हुई महसूस करती है। फिर उसे सलाह दी कि वो ऐसे स्थान पर टहलने जाए जहां चारों ओर पेड़ हों और ऑक्सीजन शुद्ध हो, जिससे उसे आराम महसूस हो सकता है। संयोग से जब वो उससे बात कर रहा था, वो एक पार्क में थी जहां चारों ओर पेड़ थे और उसे लगा कि उसकी बातें वही हैं जो उसे इस समय सुनने की जरूरत थी। इसके बाद सुयान ने इस मौके का फायदा उठाया और कुछ दवाइयां लिखीं जिन्हें उसका कोई परिवार का सदस्य फार्मेसी से ले सकता था। उसने सहमति जताई और उसने उससे कहा कि वो उसे वीचैट पे जोड़ ले ताकि वो उससे प्रिस्क्रिप्शन की फोटो भेज सके। आखिरकार उसे संपर्क करने का मौका मिल गया। अगले दिन सुयान क्लिनिक गया। जब उसने उसे बगीचे में देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उसके पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसे जवाब दिया कि उसे चक्कर आ रहे हैं। उसने उससे कहा कि उसकी सेहत उसकी प्राथमिकता है और पूछा कि क्या उसने अपनी दवा पूरी कर ली है। सिन्या ने उसे बताया कि उसकी दवा खत्म हो गई है। इसके बाद उसने उससे हर्बल इलाज के बारे में पूछना शुरू किया और बगीचे में मौजूद उन पौधों की ओर इशारा किया जो उसके लिए फायदेमंद हो सकते थे। सिन्यान थोड़ी घबराई हुई महसूस कर रही थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या ये जड़ी बूटियां पारंपरिक चीनी चिकित्सा का हिस्सा हैं। सुयान ने उसे चौंका दिया ये कहकर कि सच में ये जड़ी बूटियां उसकी मदद कर सकती हैं।
उसी समय सुयान उसका हाथ पकड़े हुए था और उसे धैर्य रखने के लिए कह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस नजदीकी का आनंद ले रहा है। उस शाम जब वो बगीचे में टहल रही थी, सुयान ने उसे फिर से देखा। उसने देखा कि वो अभी भी परेशान है और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने उसे बताया कि उसे दवा का स्वाद पसंद नहीं है और सुयान हंस पड़ा, ये कहते हुए कि उसे भी कड़वी दवा पसंद नहीं है। उसने उससे कहा कि वो उसके साथ सुपरमार्केट चले और कुछ स्नैक्स खरीदें। सुपरमार्केट में सुयान ने बिल चुकाया और जब शिनयान ने पैसे देने के लिए कदम बढ़ाया तो उसने देखा कि वो वही जूस पी रहा है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद था, जिससे वो फिर से थोड़ी उदास हो गई। क्लिनिक से निकलने के बाद सुयान ने उसे पुदीना स्वाद वाली टॉफी दी और कहा कि दवा कड़वी है, इसलिए दवा के बाद वो इसे खा सकती है। इससे उसकी सांस भी ताज़ा रहेगी और ये फायदेमंद भी होगी। उसका स्वाद बुरा नहीं था, इसलिए उसने सुयान को धन्यवाद कहा और फिर वे एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन बारिश हो रही थी और सुयान बारिश में भीगने से बचने की कोशिश करते हुए दौड़ रहा था। तभी उसने देखा कि शिनयान उसके पास आ रही है। उसके हाथ में एक गुलाब और एक छाता था। जब वो पास आई तो वो थोड़ी शर्मीली सी लगी और उसने सुयान से कहा कि वो छाता पकड़ ले क्योंकि वो उससे लंबा है। वे दोनों बारिश में एक साथ चलने लगे और वो दृश्य बहुत ही रोमांटिक और गर्मजोशी भरा था। क्लिनिक में शिनयान ने अपॉइंटमेंट लेने का प्लान बनाया था, लेकिन पहली बार वहां असामान्य रूप से भीड़ देखकर वो हैरान रह गई। नर्स ने उसे बताया कि डॉक्टर की एक तस्वीर मोहल्ले में घूम रही है, जिसकी वजह से लोग मेडिकल चेकअप और अपॉइंटमेंट के लिए क्लिनिक में उमड़ पड़े हैं। उस तस्वीर ने कई परिवारों को क्लिनिक में दिलचस्पी दिला दी थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि ये युवा, हैंडसम और अच्छी प्रतिष्ठा वाला डॉक्टर उनके बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता हो सकता है। इसलिए क्लिनिक ने पहली बार उसकी तस्वीर बाकी डॉक्टरों की तस्वीरों के साथ लगाने का फैसला किया, क्योंकि पहले वे सिर्फ उसका नाम ही दिखाते थे। बाद में एक मरीज डॉक्टर सुयान के कमरे में आया और डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसकी छाती में दर्द किस वजह से हो रहा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसकी छाती में दर्द है। फिर उसने अपनी बेटी की एक तस्वीर निकाली और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटी है, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई ही। वो आदमी हर बार अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता था जब भी वो आता था। इसके बाद ब्रेक का समय हो गया और जब सभी मरीज चले गए तो शिनयान कमरे में गई, लेकिन वो डॉक्टर वहां नहीं था। जब उसने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने उसे नर्स से कहकर पीछे के दरवाजे तक ले जाने को कहा। जब वो पीछे के दरवाजे पे पहुंची तो उसने डॉक्टर को बहुत थका हुआ पाया। शिनयान ने उनसे उनकी हालत और परिवारों से हुई मुलाकातों के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें लगने लगा है कि पूरी स्थिति बहुत थका देने वाली हो गई है। ऐसा लग रहा था कि वो ये जानने के लिए भी उत्सुक थी कि वो अब तक शादीशुदा क्यों नहीं है, जबकि उनकी उम्र 31 साल है, जो कई पुरुषों के लिए शादी के लिए सही समय माना जाता है। डॉक्टर सुयान ने जवाब दिया कि उन्हें अभी तक सही इंसान नहीं मिला है। फिर उन्होंने उसे एक और एक्यूपंक्चर सत्र के लिए कमरे में ले जाया जब तक कि वो सो न गए। जब वो जागी तो उसने एक नई खुशबू महसूस की और उससे इत्र के बारे में पूछा। उसे जवाब दिया कि ये एक नई खुशबू है ताकि वो पुरानी खुशबू से बोर न हो जाए। फिर उसने उसे कई दवाइयों के पर्चे लिख दिए, जिससे वो बेचैन हो गई। उसने उसे कहा कि अगर संभव हो तो दवाइयों की संख्या कम कर दे, लेकिन उसके जवाब ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि उसने सवाल किया कि क्या उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। उसने जवाब दिया कि पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन दवाइयां बहुत कड़वी हैं। उसने कहा कि कभी कभी जिंदगी दवाइयों से भी ज्यादा कड़वी होती है, फिर भी हम उसे सह लेते हैं। उसने उससे कहा कि दवा ले लो और चुप रहो। उसी पल शिनयान ने अपने बैग से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और उससे कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और सबको बता दो कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। उसने इसके लिए उसका धन्यवाद किया और जब अगला मरीज अंदर आया तो उसने उसे अपनी बेटी की जानकारी वाला एक कागज दिया और कहा कि वो उसकी राय जानना चाहती है। उसने देखा कि वो अंगूठी पहने हुए हैं और पूछा कि क्या वो सच में शादीशुदा है। उसने पुष्टि की और फॉर्म ले लिया, सोचते हुए कि वो चाहती है कि वो उसकी बेटी के रंग रूप पे ध्यान दे। उसने ये भी जोड़ा कि उसने पाया कि उसकी बेटी में विटामिन की कमी है। महिला गुस्सा हो गई और उसने उससे कागज छीन लिया और मोहल्ले में ये अफवाह फैल गई कि डॉक्टर शादीशुदा है। जल्दी लोग क्लिनिक छोड़ने लगे और जगह खाली हो गई। उस रात शिनयान के घर पे उसके परिवार ने पूछा कि क्या वो एक ही समय में दो लोगों से मिल रही है। उसने जोरदार तरीके से इसका खंडन किया और कहा कि वो किसी और के साथ नहीं है, ये सब बकवास है। हालांकि उन्होंने उसे एक तस्वीर दिखाई जो उसके और सुयान की थी, जिसे मोहल्ले के कुछ दोस्तों ने खींचा था। उसी पर उसने तय किया कि वो उन्हें बता देगी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, जिससे वे हैरान रह गए, खासकर क्योंकि वे कॉलेज से साथ थे और ये बात उसे भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित कर गई। उस समय उसने उन्हें बताया कि वो होटल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। हालांकि उसके परिवार ने उसके फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब तक उसकी उम्र के कारण कोई भी उसे नौकरी नहीं देगा और लोग मान लेंगे कि वो शादी करके मां बन जाएगी। शिनयान घर से परेशान और उलझन में निकल गई, बगीचे में बैठ गई और अपने विचारों के बोझ से अपना सीना दबाने लगी। फिर सुयान मां से गुजर रहा था और उसने उसे देखा। वो रुक गया और उससे कहा कि जो दबाव वो महसूस कर रही है वो अच्छा नहीं है। सिन उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गई और उसने उससे कहा कि वो उठे और उसके साथ डिनर के लिए चले। वो उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया जहां बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता था और दोनों ने एक ही डिश ऑर्डर की, लेकिन सिन की डिश में कोई तीखी मिर्च नहीं थी। सिन मां ऐसे बैठ के खा रही थी जैसे वो कोई वंचित बच्ची हो,
लेकिन पहली बाइट के बाद ही उसे एहसास हुआ कि खाना कितना स्वादिष्ट है। डिनर के दौरान सिन ने सुयान के साथ अपनी परेशानियां साझा की जो वो महसूस कर रही थी। उसने विदेश में पढ़ाई करने की अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उसके परिवार ने उसके फैसले से सहमति नहीं जताई, जिससे वो उलझन और खोया हुआ महसूस कर रही थी। सुयान खुश था कि सिन को ठीक ठीक पता था कि वो क्या चाहती है, जिससे उसे लगा कि वो मजबूत और आत्मविश्वासी है। फिर सिन ने उससे उसके काम के प्रति उसके प्यार के बारे में पूछा और सुयान ने उसे बताया कि उसकी मां की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर से हो गई थी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा ही एकमात्र चीज थी जो उसकी मां के दर्द को कम कर सकती थी, और इसी वजह से उसने इसमें विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया, जबकि उसके पिता इसके खिलाफ थे, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो किसी और क्षेत्र में विशेषज्ञता करे। तब से उसके पिता ने उसके साथ सख्ती से व्यवहार किया। जब सुयान ने ये बातें साझा की तो उसका मूड अचानक बदल गया और वो उदास हो गया। सेन उसकी उदासी महसूस कर सकती थी और दोनों साथ में बगीचे की ओर चल पड़े। दोनों चुपचाप अपनी भावनाओं का बोझ महसूस कर रहे थे। जब सेन घर लौटी तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार को बताया कि उसने यात्रा करने का फैसला कर लिया है और यही उसका अंतिम निर्णय है। उनके पास उसकी इच्छा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सुयान को संदेश भेजा कि उसके परिवार ने आखिरकार उसकी यात्रा की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन सुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी परेशान था और अपने परिवार के साथ अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। सिन तुरंत उसे ढूंढने और जो हुआ था वो बताने के लिए बगीचे में चली गई। जब उसने उसे ये बताया तो वो बहुत खुश हुआ और बोला कि वो उसे ऐसी जगह ले जाएगा जो उसे पसंद आएगी। जब वे वहां पहुंचे तो वो जगह बहुत शांत थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। सिन उस जगह से बहुत प्रभावित हुई और सुयान ने उसे धन्यवाद दिया कि वो उसके साथ वहां देर रात बिताने आई। हालांकि सिन ने देखा कि वो अब भी परेशान है तो उसने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है और क्या वो उसके बारे में बात करना चाहता है। उसने जवाब दिया कि ये एक लंबी कहानी है और वादा किया कि वो बाद में उसे इसके बारे में बताएगा। फिर वे दोनों साथ में सूर्योदय देखने पर सहमत हो गए। सूर्योदय से ठीक पहले सुयान ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया और वे दोनों साथ बैठकर सूरज के निकलने का इंतजार करने लगे। इसी बीच एक होटल का मेहमान जोर जोर से अपनी खोई हुई शादी की अंगूठी के बारे में शिकायत कर रहा था और जोर देकर कह रहा था कि कमरे में केवल वही महिला आई थी जो कमरे की सफाई कर रही थी। जिन ने समस्या सुलझाने की कोशिश की, इसलिए उसने उस आदमी से पूछा कि उसने आखिरी बार अंगूठी कब देखी। उसने जवाब दिया कि वो बाथरूम के सिंक के पास थी। फिर वो चिड़चिड़ा हो गया और उसने जिन से बाहर जाके अंगूठी ढूंढने को कहा। जिन बारिश में बगीचे में गई और अंगूठी ढूंढने लगी। वो आदमी खड़ा होकर उसे देख रहा था और थोड़ा अपराध बोध महसूस कर रहा था, क्योंकि अंगूठी खोने की गलती उसी की थी और किसी और ने उसे नहीं लिया था। आखिरकार जिन ने उसे ढूंढ लिया। उस आदमी ने होटल छोड़ने से पहले स्टाफ का धन्यवाद किया और कहा कि जिन एक बेहतरीन कर्मचारी है और वो उसकी वजह से होटल में बार बार आएगा। बाद में जिन अपनी माहवारी के कारण बहुत थक गई थी और उसकी दोस्त ने उससे कहा कि बारिश ही उसकी एकमात्र परेशानी नहीं थी। उसकी माहवारी का दर्द हालत को और भी खराब कर देता। उसकी दोस्त ने उसे अच्छा महसूस कराने के लिए गर्म पेय तैयार किया, लेकिन जिन इतनी थकी हुई थी। उसने अपनी परफ्यूम की बोतल पकड़ी और उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया और उस आखिरी पल को याद किया जो उसने उस सुबह सुयोन के साथ क्लिनिक के सामने साझा किया। जैसे ही जिन अंदर जाने वाली थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और उसी समय सुयोन भी वहां आ गया। उसने एक सुरक्षा गार्ड को सुयोन को बुलाते हुए सुना और वह जल्दी से आके उसकी हालत देखने लगा। उसने पूछा कि वो कैसी है, तो जिन ने बताया कि उसे माहवारी का दर्द हो रहा है। सुयोन उसे इलाज के लिए क्लिनिक ले गया और पूछा कि क्या उसे अक्सर ऐसा दर्द होता है। उसने बताया कि ये पहली बार है जब उसे इतना तेज दर्द हुआ है और शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी। अचानक जब सुयोन उसका इलाज कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुयोन ने उसे एक टिश्यू दिया, लेकिन उसने उसे लेकर अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि हार्मोनल बदलावों के कारण वो भावनाओं से घिर गई थी। इसके अलावा ब्रेकअप का दर्द भी अब तक उसके दिल पर भारी था। इलाज पूरा होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गई। जब वो जागी तो उसे पहले से बेहतर महसूस किया। घर पे शिन ने वीचैट ऐप खोला और सुयोन की प्रोफाइल देखी। उसने देखा कि कुछ समय पहले सुयोन ने मुलेठी की एक तस्वीर पोस्ट की थी, तो उसने वो फोटो और उसके द्वारा पोस्ट की गई बाकी तस्वीरों को भी लाइक कर दिया। जब सुयोन ने अपना फोन खोला तो उसने देखा कि शिन ने उसकी तस्वीरों को लाइक किया है। वो शिन की प्रोफाइल देखने गया और पूछा कि वो कैसी है। उसने बताया कि उसने अपनी दवा ले ली है और उसने सलाह दी कि सोने से पहले फोन दूर रख दे और शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश करे ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। अगले दिन होटल में शिन अपनी दोस्तों से सुयोन के उसके प्रति अच्छे व्यवहार के बारे में बात कर रही थी, जिससे उनकी दोस्तों को लगा कि शायद सुयोन को शिन से कुछ महसूस होता है, खासकर ताओ को, जिसने कहा कि कोई भी आदमी किसी औरत की नींद की इतनी परवाह नहीं करता जब तक कि वो उससे प्यार न करता हो। शिन इस बारे में और ज्यादा सोचने लगी, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है। घर पर अपने कमरे में बैठी हुई शिन को सुयोन का एक मैसेज मिला जिसमें हेल्दी रेसिपीज की तस्वीरें थीं। उसने सुयोन से पूछा कि क्या ये रेसिपीज उसके पापा के लिए ठीक रहेंगी, क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। सुयोन ने जवाब दिया कि ये रेसिपीज उसके पापा के लिए ठीक रहेंगी क्योंकि ये हेल्दी रेसिपीज हैं। शाम को शिन टहलने के लिए बाहर गई और उसने सुयोन को बैठकर खाते हुए देखा। वो उसके पास बैठ गई और देखा कि वो परेशान लग रहा है, तो उसने उससे वजह पूछी। उसने जवाब दिया कि बस कुछ सामान्य सी बातें हैं। शिन को लगा कि उसे किसी से बात करने की जरूरत है, तो उसने पूछा कि क्या उसके पास समय है और क्या वो उसके साथ थोड़ी देर टहलना चाहेगा।
कुछ देर टहलने के बाद वे दोनों चुपचाप चलते रहे और सुयोन अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोचों में डूबा रहा। फिर अचानक शिन रुक गई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। वो उसके पास ये देखने के लिए आया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो आया एक पहिया उनकी ओर तेजी से आया। वो चौंक गई और उसने उसे पकड़ लिया। उसी पल उसने सहज रूप से उसे गले लगा लिया, जैसे वो उस आलिंगन की बहुत समय से जरूरत महसूस कर रहा हो। उस रात दोनों ने उस अनुभव को अलग अलग तरह से महसूस किया। वो आसानी से सो गया, जबकि वो हमेशा की तरह जागती रही, लेकिन इस बार वो उसके बारे में और उस पल के बारे में सोच रही थी जब वो उसके इतना करीब आ गया था। अगले दिन सुयोन के भाई की एक लड़की के साथ मुलाकात थी जिसमें वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सुयोन से पूछा कि क्या वो उसकी जगह जा सकता है। उसने सुयोन से कहा कि वो अभी शादी की उम्र में नहीं है और अपने काम पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन सुयोन ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो उसकी जगह नहीं जाना चाहता। उसने ये भी अपनी नाराजगी जताई कि उसका भाई उसे बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जो उसे पसंद नहीं है। जब सुयोन के भाई की मुलाकात शिन से हुई तो उसने उसे बताया कि उसे भी जबरदस्ती इस मुलाकात के लिए लाया गया है और वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। वो वहां सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके परिवार ने जोर दिया था। शिन ने जवाब दिया कि वो भी उसी स्थिति में है और ऑकवर्ड पल से बचाने के लिए उसने उसका धन्यवाद किया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस स्थिति को कैसे संभाले। उसने दोस्ती के तौर पर उसे दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया और फिर दोनों साथ में वहां से चले जाएंगे, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वे दोस्त बन गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे भाई बहन हो। उसने उसे अपने डॉक्टर होने के काम के बारे में बताया, जबकि शिन ने साझा किया कि वो मुश्किल समय से गुजर रही है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा से इलाज करवा रही है। शिन ने उसे कई बातें खुलकर बताई क्योंकि वो उसके साथ सहज महसूस कर रही थी। बाद में जब सुयोन का भाई अस्पताल लौटा तो उसने सुयोन को उस मुलाकात के बारे में बताया। उसने कहा कि लड़की भी कोई रिश्ता नहीं चाहती थी, लेकिन वे दोनों दोस्त बन गए थे। उसने ये भी जोड़ा कि उसे पता चला है कि लड़की ने अपने डॉक्टर से दवा बदलने के लिए कहा था क्योंकि वो मुश्किल दौर से गुजर रही थी। सुयोन ने और ध्यान देना शुरू किया और उसके काम के बारे में पूछा, जिस पर उसके भाई ने जवाब दिया कि वो एक होटल में काम करती है। उसी पल सुयोन को एहसास हुआ कि वो लड़की शिन है और वो भावनाओं से भर गया। उस रात शिन ने सुयोन को एक संदेश भेजा जिसमें उसने उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहा, क्योंकि वो किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहती थी। वो उससे मिलने गया और जब उसने उसे दूर से देखा तो हमेशा की तरह उसका दिल तेज धड़कने लगा। जब वो पास आई तो उसने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और उसने जवाब दिया कि वो एक औषधीय रेसिपी के लिए सामग्री लाया है और सुझाव दिया कि वो उसके साथ उसके घर चले ताकि वो उसे तैयार कर सकें। वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन जल्दी मान गई और बोली कि वो उसके साथ चलेगी। वो उसके घर गई, इस स्थिति से हैरान थी लेकिन खुश भी थी। जब वो उसके साथ घर में दाखिल हुई तो उसने उसे एक औषधीय पेय दिया और खाना बनाते समय कुछ सुकून देने वाला संगीत भी चलाया। खाना खाते समय सुयोन ने उससे कहा कि वो काम के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि जिस होटल में वो काम करती थी वो पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में जागरूकता यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था और उसने शुरू में उसी को इस कार्यक्रम की आयोजक के रूप में सोचा था। बिल्कुल, सुयोन ने सहयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और इस विचार से सहमत हो गया। जब वो घर लौटी तो उसने उसे फोन किया और जागरूकता यात्रा का समय तय करने के लिए कहा, ताकि वो अपने अंतिम वर्ष के 2 छात्रों को भी साथ लाने के लिए सूचित कर सके। उसने उसे बताया कि वो सारी जानकारी उसे एक टेक्स्ट मैसेज में भेज देगी। फिर उसने उससे कहा कि वो चाहती है कि वो थोड़ा आराम करे और खुद को ज्यादा काम में न झोंके, क्योंकि उसे पता था कि वो फिर से काम के लिए देर तक जागने वाली है। अगले दिन वो अस्पताल गई, वहां उसका इंतजार करने लगी ताकि वो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सके। वो उसके बगल में बैठ गया और जब वो झपकी लेने लगी तो वो चौंक कर जाग गई। उसने मजाक में उससे कहा कि ये अजीब है कि वो पूरी रात अनिद्रा से परेशान रही और अब यहाँ आकर सो रही है। वो उसे एक लाल पौधा चुनवाने ले गया जो चेरी जैसा दिखता था और उसे खाने के लिए दे दिया। जब उसने उसे चखा तो उसका स्वाद बहुत खराब लगा और उसने उसे ठूंक दिया। उसने समझाया कि ये तीखा, नमकीन और कड़वा है, ताकि वो जागी रहे और फिर से न सो जाए और पूरी रात जागती न रहे। फिर वे दोनों साथ बैठकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने लगे। उसने कहा कि वो काम पे जाना चाहता है, लेकिन उसने ये भी बताया कि फिलहाल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और वो कुछ देर उसके साथ रहना चाहता है। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फिर उसका फोन बजा, क्योंकि क्लिनिक में उसकी जरूरत थी। उसके जाने के बाद उसे याद आया कि वो अनुबंध भूल गई है और वो उसे देने के लिए उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वो उसका नाम पुकारने वाली थी, अचानक उसने एक बच्चे को पुकारते हुए सुना, रुको पापा। वो हैरान रह गई और वहीं ठिठक गई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि स्थिति कुछ अजीब है। वो रिसेप्शन पे गई और उससे कहा कि वो आकर उसे अनुबंध ले जाए। वो आया, अनुबंध लिया और फिर तुरंत से चला गया, जैसे वो उसे पसंद ना हो। वो बहुत आहत हुई और उसने अपनी दोस्त के साथ उसके बेटे के लिए खिलौनों की दुकान जाकर एक तोहफा खरीदने का फैसला किया। खरीदारी करते समय उसने अपनी दोस्त को बताया कि क्या हुआ था। उसकी दोस्त हैरान रह गई और उसने सुझाव दिया कि शायद वो तलाकशुदा है क्योंकि उसने अंगूठी नहीं पहनी थी। लेकिन आखिरकार उसने कहा कि आजकल पुरुष कम उम्र में शादी कर रहे हैं। जब अपनी दोस्त के साथ घूम रही थी तभी उसे उसकी तरफ से एक मैसेज आया जिसमें खाने की तस्वीर थी और उसने उसे अपने घर पे लंच के लिए बुलाया था। उसकी दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि वहां मत जाना, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि वो चाहता है कि तुम उसके बच्चे की मां बनो। हालांकि शिन ने विनम्रता से उसका निमंत्रण ठुकरा दिया और कहा कि वो पहले ही खा चुकी है।
फिर उसने अपनी दोस्त के साथ खिलौना खरीदा और दोनों ने तय किया कि उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए वे एक ड्रिंक लेने जाएंगी, क्योंकि उसके जीवन के बारे में जो उसने जाना था वो उसके लिए चौंकाने वाला था। उस शाम जब वो नशे में घर लौटी तो वो बगीचे में कुर्सी को गले लगाकर बैठ गई। संयोग से सुयोन वहां से गुजरा और उसने शिन को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और कहा कि वो उसके पास ना आए। उसने उससे पूछा कि वो नशे में इतनी आक्रामक क्यों हो रही है, लेकिन वो उससे दूर भाग गई। वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसके पीछे पीछे चलता रहा जब तक कि उसने शिन के परिवार को पास में चलते हुए नहीं देख लिया। शिन ने उन्हें आवाज दी और उनसे मदद मांगी। उसके पिता ने गुस्से में उनसे दूर रहने को कहा और पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वो एक डॉक्टर हैं। वो जल्दी से वहां से चला गया, ये सोचकर कि उसकी नशे की हालत के कारण वो खतरे में हो सकती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि चिंता उसकी हरकतों की वजह से हो रही थी। अगले दिन सुयोन उस होटल गया जहां शिन काम करती थी, ताकि वे दोनों मिलकर पहले से तय की गई जागरूकता शुरू कर सकें। वो अपने भाई और एक और लड़की के साथ आया था। शिन सुयोन के भाई को उनकी पहली मुलाकात से जानती थी और जब ताओ ने उन्हें देखा तो उसने उनका अभिवादन किया। जहां तक शिन की बात है, वो सुयोन के प्रति ठंडी थी, जिससे सुयोन को हैरानी हुई कि ऐसा क्यों है। फिर शिन ने उसे एक तोहफा दिया जो कि बच्चों का खिलौना था, जिससे वो और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वे उसे ऐसा तोहफा क्यों दे रहे हैं। उसने खुद से पूछा कि क्या कुछ अजीब हो रहा है। बाद में वे सभी होटल की टीम के साथ खाने गए, जिसमें सुयोन और उसका समूह भी शामिल था। सुयोन ने पूछा कि उन्होंने उसे बच्चों का खिलौना तोहफे में क्यों दिया। ताओ ने समझाया कि वे उसका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि क्या खरीदे, इसलिए उन्होंने उसके बेटे के लिए तोहफा लेने का फैसला किया। उस पल सुयोन हैरान है गया और बोला कि उसका कोई बेटा नहीं है। शिन ने उसे बताया कि उसने अस्पताल में एक बच्चे को उसे पापा कहते हुए देखा था। उस समय उसके भाई ने समझाया कि वो बच्चा अस्पताल में इलाज करा रहा था और उसने सुयोन को इसलिए पापा कहा क्योंकि वो अनाथ था। सभी हैरान रह गए, जबकि सुयोन मुस्कुरा उठा। अब उसे वजह समझ आ गई थी। शेन अपनी हंसी नहीं रोक पाई, वो खुशी से भर गई थी। फिर सुयोन ने उन्हें खाना परोसा और जड़ी बूटी की खेती वाले हॉल में ले गया, ताकि वो उन्हें जड़ी बूटियों, अगरबत्ती और दवाओं के बारे में और सिखा सके, जिनमें उनकी खास रुचि थी। और शिन्यान जो कुछ हुआ उससे बहुत खुश थी। वहां शिन्यान ने वही लाल पौधा देखा जो सुयोन ने उसे पहले दिया था, वही जो कड़वा स्वाद वाला था। उसने सुयोन से पूछा कि क्या वो थोड़ा सा पौधा ले सकती है ताकि अपने दोस्तों को बेवकूफ बना सके, और उसने इजाजत दे दी। उसने पौधे का थोड़ा सा हिस्सा लिया और अपने दोस्तों को दे दिया, जिन्हें लगा कि ये चेरी है, लेकिन जल्दी वे सब उसके पीछे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे। फिर सुयोन उसे जड़ी बूटी के बगीचे में ले गया ताकि उसे दालचीनी की लकड़ियां दिखा सके और उन पौधों के बारे में बहुत कुछ समझाया। उसने शिन्यान से कहा कि वो उसे बाहर ले जाना चाहता है ताकि पेड़ों की खुशबू सूंघ सके, और जब वे बगीचे में गए तो शिन्यान ने खुशबू सूंघी और कहा कि ये उसे सुयोन की खुशबू की याद दिलाती है। सुयोन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और फिर वो उसके और करीब आ गई, जिससे वो थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो इतनी नजदीकी का आदी नहीं था। अगले दिन जब वो उसे बगीचे में मिला तो वो एक बैग में नया इत्र लेके आया जिसकी खुशबू पेड़ों जैसी थी, ताकि उसे उसकी याद दिला सके। उसने उससे पूछा कि वो हाल ही में क्लिनिक क्यों नहीं आई, तो शिन्यान ने जवाब दिया कि जब भी वो उससे मिलना चाहती थी उसे क्लिनिक ही आना पड़ता था, क्योंकि बाहर मिलना उसे ठीक नहीं लगता था। फिर वो एक पल के लिए रुक गई। उसे एहसास हुआ कि वो उससे जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा जुड़ गई है। सुयोन ने फिर उससे कहा कि बिल्कुल, वे कभी भी साथ में लंच के लिए बाहर जा सकते हैं। अगले दिन शिन्यान अस्पताल में थी और सुयोन से मिलना चाहती थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने उसे फोन किया और पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो घर पर है। जब वो पहुंची तो वो खाना बनाने में व्यस्त था। अचानक जब वो रसोई में काम कर रहा था, उसने देखा कि वो दरवाजे पे खड़ी है और उससे पूछ रही है ये क्या है। सुयोन हैरान रह गया, क्योंकि जो अंगूठी उसने उसे दी थी वो अब उसके सामने थी, जबकि उसने पहले कहा था कि वो खो गई है। असल में उसने अंगूठी को अगर रख दिया था, और जब वो ये समझाने के लिए पास आया तो उसे हैरानी हुई कि वो अंगूठी नहीं बल्कि मेडल के बारे में पूछ रही थी। उस पल उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि उसने अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये था कि उसने अंगूठी देख ली थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि क्या वो वही अंगूठी थी जो उसने उसे दी थी। अगले दिन शिन्यान खुश होकर उठी, क्योंकि उसने पूरे 10 घंटे की नींद ली थी। हालांकि जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ, इसलिए उसने दर्द कम करवाने के लिए सुयोन के क्लिनिक जाने का फैसला किया। जब वो पहुंची तो उसने ऐसे अंदाज में हरकत की जैसे वो उसे लुभाने की कोशिश कर रही हो, और उसने ये बात नोटिस की। उसने उससे उसके दर्द का कारण पूछा। उसने बताया कि क्या हुआ था और कहा कि जब भी वो आराम करने की कोशिश करती है उसकी गर्दन में दर्द हो जाता है। सुयेन ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वो उसकी मदद करेगा। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन की मालिश की और दर्द के बावजूद शिन्यान ने पूरी कोशिश की कि वो उसे सह सके। फिर उसने उसे एक पर्चा लिख कर दिया और कहा कि या तो वो खुद दवा लेने आ जाए या फिर वो उसे दवा पहुंचा देगा। उसने जवाब दिया, तुम ही मुझे दवा ला कर दो। तेज दर्द के बावजूद वो उठ खड़ी हुई और दर्द को सहने की कोशिश करती रही। सुयोन ने उसे दवा ला के दी और जब वो उसके पास जा रहा था तो अचानक उसने उसे अपने सामने खड़ा पाया। उसने उसे कहा कि वो अरोमा थेरेपी पर रिसर्च करना चाहती है और उसकी मदद मांगी। उसने उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव दिया और वे दोनों साथ चले गए।
वहां पहुंचने पर उसने एक पुराना लेख निकाला जो उसने खुशबूदार पोटलियों के बारे में लिखा था। उसने उसके कंप्यूटर से वो लेख लिया और पढ़ना शुरू किया। साथ ही उससे उसके लेखन के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाने को कहा। वो उस पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने ये भी नहीं सुना कि वो क्या कह रही है, जब तक कि उसे नींद नहीं आने लगी और वो सो गया। उसी पल शिनयान ने सोचा कि वो सोते हुए बहुत आकर्षक लग रहा है। उसने उसकी ऐनक उतारने की कोशिश की और इसी दौरान गलती से उसकी किताब भी उसके हाथ से खींच ली। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शिनयान दौड़कर दरवाजा खोलने गई और सामने सुयोन का भाई था। जब सुयोन ने अपने भाई को देखा वो परेशान हो गया, क्योंकि उसका भाई ऐसे समय पे आया था जो उसके लिए असुविधाजनक था। बिल्कुल शिनयान ने तय किया कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे ताकि वे बात कर सकें। लेकिन उसके जाने के बाद सुयोन ने अपने भाई से कहा, हटो मेरे रास्ते से, और उसे अंदर आने से मना कर दिया। घर जाते समय शिनयान उन सभी अजीब घटनाओं के बारे में सोचती रही जो हुई थी। इसी बीच सुयोन ने उसे फोन किया और कहा कि वो नीचे आके उससे मिले, क्योंकि उसका भाई जा चुका था। उसने जाने का फैसला किया और वे दोनों मिठाइयां खाने बाहर चले गए। उसने उससे पूछा कि क्या उसने छात्रवृत्ति के लिए अपनी यात्रा दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, और उसने बताया कि उसने सब कुछ पूरा कर लिया है। फिर उसने पूछा कि उसकी यात्रा कब है, और उसने बताया कि वो फरवरी में जा रही है। उसी पल सुयोन ने एक अजीब सा भाव महसूस किया जब उसे एहसास हुआ कि वो उसे छोड़कर जा रही है और उसके लिए इसे संभालना मुश्किल था। वो भी खुद को सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मन में इसके बारे में बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे। एक दिन शिनयान के परिवार ने उसका किसी और से मिलना तय किया, तो वो उससे मिलने चली गई। जब वो अकेली बैठी थी, सुयोन के भाई ने देखा कि वो बिल मांग रही है और वेटर से कह रही है कि उसका दोस्त नहीं आया। उसने अपने भाई को फोन किया और जो उसने देखा था वो उसे बताया। सुयोन ने उसे निर्देश दिया कि वो उसे अपने साथ ले आए। जब शिनयान बाहर निकली तो उसने उससे पूछा कि वो वहां क्यों थी, और बताया कि वो अपने विश्वविद्यालय के दोस्तों के साथ एक सभा में था और सुयोन भी वहां था। उसने उसे उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो झिझक रही थी क्योंकि वो उन्हें जानती नहीं थी। हालांकि उसने जोर दिया और आखिरकार वो मान गई। उसी समय सुयोन ने अपने भाई को संदेश भेजा कि जब वे शिनयांग के साथ अंदर आए तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचय कराए, ताकि कोई परेशानी न हो। जब वे अंदर आए तो सुयोन के भाई ने शिनयांग का परिचय कराया और समूह से कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। समूह के सबसे बड़े व्यक्ति ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, आओ मेरे पास बैठो, और उसका हाथ पकड़कर उसके लिए सीट ढूंढी। शुरुआत में शिनयान को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर वे एक शब्द खेल खेलने लगे जिसमें हर व्यक्ति एक शब्द बोलता और अगला व्यक्ति पिछले शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला शब्द बोलता। जब शिनयान की बारी आई तो उसे एस से शुरू होने वाला शब्द बोलना था, लेकिन वो झिझकी और बोली सोयोन, जिससे सभी लोग उस पर हंस पड़े और वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। इसके बाद सुयोन उसे बाहर ले गया ताकि उसकी शर्मिंदगी कम हो सके और बोला, डिनर के बाद चलो साथ में घर चलते हैं। डिनर के बाद उन्होंने एक और खेल खेला, लेकिन माहौल थोड़ा असहज हो गया जब ग्रुप के एक सदस्य ने पूछा कि क्या सुयोन के बारे में अफवाहें सच हैं, खासकर वो अफवाह जिसमें कहा गया था कि उसे कोई नई लड़की पसंद है। सुयोन ने उस अफवाह की पुष्टि की, जिससे बाकी लोग जोर देने लगे कि वो लड़की कौन है, ये बताओ। उसने जवाब दिया कि वो उससे अप्रैल में मिला था। उसी पल शिनयान को ऐसा लगा जैसे उसे अचानक पकड़ लिया गया हो, क्योंकि वो भी उससे अप्रैल में ही मिली थी। जब वे बाहर निकले वो पूरी तरह नशे में थी। वो सुयोन के करीब गई और उसे धन्यवाद कहा कि उसने उससे प्यार किया, फिर उसे खींचकर चूम लिया। अगले दिन सुयोन ने उसे फोन किया और मिलने के लिए कहा, ये बताते हुए कि वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है। शिनयान नीचे गई, पिछली रात की घटना को लेकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन सुयोन ने उसका मूड नोटिस किया और पूछा कि क्या वो थकी हुई महसूस कर रही है। उसी पल शिनयान ने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? सुयोन घबरा गया और उसने कहा कि वो अपने जज्बात कबूल करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो पल उसे अपने जज्बात जाहिर करने के लिए बिल्कुल सही लगा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया और माफी मांगी। उसने समझाया कि वो अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं और जल्द ही यात्रा पे जाने वाली है। सुयोन ने जवाब दिया कि वो उसका इंतजार करेगा, लेकिन उसकी बातों से उसकी भावनाओं को कोई राहत नहीं मिली। उसने सुयोन से कहा कि शायद उनके बीच कल कोई गलतफहमी हो गई थी। उसकी बात सुनकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी, इतना कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। उसने पूछा कि क्या यही उसका आखिरी फैसला है, और जब उसने इसकी पुष्टि की तो उसने उसे उसकी दवा दी, याद दिलाया कि सही समय पर ले लेना, और फिर चुपचाप वहां से चला गया। उसका दिल तब दुख गया जब उसने देखा कि वो उससे दूर जा रही है, जबकि वो खुद भी दर्द और उलझन का अनुभव कर रही थी। वो उसमें रुचि रखती थी, लेकिन एक नया रिश्ता शुरू करने से डर भी रही थी। वो शाम जिन बगीचे में बैठी थी जब सुयोन हमेशा की तरह वहां से गुजरा। वो उससे बात करने के लिए उसके पास आया, लेकिन उसने कहा कि उसने देखा है कि वो काम से थका हुआ लग रहा है और वो अपने घर वापस चली जाएगी ताकि वो आराम कर सके। वो जल्दी से चली गई और वो वहीं खड़ा रह गया, उदास महसूस करते हुए। सोच रहा था कि शायद वो उससे बच रही है। हालांकि जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने उसे एक संदेश भेजा जिसमें सलाह दी कि अगर उसे ठंड लग रही हो तो वो अदरक काटकर उबाल ले। ये एक साधारण सा इशारा था, लेकिन इससे पता चलता था कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। एक दिन सुयोन ने अपने भाई और कुछ छात्रों को, जिनकी वो देखरेख कर रहा था, अपने घर बुलाया। इस समय सुयोन का भाई शिन की दोस्त से बात कर रहा था और उसने उसे डिनर के बारे में बताया। लड़की ने उसे पूछा कि क्या वो शिन के साथ डिनर में शामिल हो सकती है। भाई ने उससे कहा कि वो पहले सुयोन से पूछेगा, और जब उसने सुयोन से पूछा तो वो तुरंत मान गया।
जब वे पहुंचे तो शिन अंदर जाने में हिचकिचा रही थी क्योंकि वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन सुयोन ने उनकी आवाज सुन ली और दरवाजा खोल दिया, जिससे शिन मिलीजुली भावनाओं के बावजूद अंदर चली गई। जब वे खाना खा रहे थे, शिन के कपड़ों पर खाना गिर गया और सुयोन ने उससे कहा कि वो दाग को अंदर जाके साफ कर सकती है ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। उसी समय उसके एक सहकर्मी कमरे में आया और शिन से कुछ ऐसा कहा जो उसने सुयोन से छुपा रखा था। लड़की उसके पीछे पीछे अंदर आई और उससे बोली, सुनो, सुयोन पहले भी किसी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की विदेश पढ़ने चली गई और फिर तभी वापस नहीं आई, और अगर तुम भी ऐसा करने की सोच रही हो तो मत करना, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिन अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो लड़की को धन्यवाद देती है और कहती है कि वो इस बात को ध्यान में रखेगी। और जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि सुयोन दरवाजे के सामने खड़ा है, जिसने सब कुछ सुन लिया था। शिन शर्मिंदा महसूस करती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। दूसरी ओर सुयोन बहुत दुखी महसूस करता है। हालांकि उसकी दोस्त वहां जाती है। वो सुयोन से पूछती है, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? वो पूछता है, जैसे क्या? लड़की जवाब देती है कि असल में शिन उससे प्यार करती है, लेकिन उसे फिर से डेटिंग करने से बहुत डर लगता है, क्योंकि असल में यंग ने उसे छोड़ दिया था जब उसे पता चला कि वो विदेश पढ़ने जा रही है, इसलिए वो ये सब फिर से नहीं झेलना चाहती। नए साल की पूर्व संध्या पे हर कोई अपने परिवार के साथ जश्न मना रहा था। हालांकि सुयोन ने अपने पिता से मिलने के लिए यात्रा करने का फैसला किया, जिन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगे थे। उस जगह से जुड़ी यादों के कारण सुयोन को भावनात्मक कठिनाइयां थीं, जहां उसकी मां का निधन हुआ था। फिर भी उसने लौटकर अपने पिता से मिलने का फैसला किया। जब शिन अपने परिवार के साथ बैठी थी और अपना फोन पकड़े हुए थी, तो उसे अपने पूर्व प्रेमी का एक संदेश मिला, जिसमें उसने उसे नया साल मुबारक कहा था। तुरंत ही उसने अपने फोन पे उसे ब्लॉक कर दिया। उसी समय सुयोन ने अचानक उसे फोन किया और पूछा कि वो कैसी है। शिन ने उससे कहा कि वो उसके फोन कॉल से हैरान है, और सुयोन ने जवाब दिया कि वो बस उसे नया साल मुबारक कहना चाहता था। वे फिर से बात करने लगे, और भले ही उनकी बातचीत में तनाव था, दोनों को खुशी महसूस हो रही थी। जब घड़ी में 12 बजे, सुयोन ने खुद को शिन की वीडियो कॉल रिसीव करते हुए पाया। जब उसने कॉल खोली तो उसने देखा कि शिन ने उसके लिए एक छोटा सा केक तैयार किया था और उसके लिए जन्मदिन का गाना गाने लगी। सुयोन बहुत भावुक हो गया, क्योंकि शिन ने उसके लिए सच्ची परवाह दिखाई थी और उसका जन्मदिन याद रखा था। शिन ने उससे कहा कि वो एक विश मांगे और मोमबत्ती बुझाए, और जब उसने ऐसा किया तो उसने शिन से पूछा कि उसने इतने खास दिन पर उसे कैसे याद रखा। शिन ने जवाब दिया कि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकती और उसे भरोसा दिलाया कि उसका जन्मदिन खास है। उस पल सुयोन को पूरा यकीन हो गया कि शिन सच में उससे प्यार करती है। अगले दिन सुयोन अपने पिता के घर से निकलकर गांव में घूमने गया, ताकि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सके जिसे इलाज की जरूरत हो और वो उसकी मदद कर सके। जब वो अपने पिता से मिलकर लौटा तो वो शिन के पास गया और उसे कुछ लाल फलियां देने के लिए गया। शिन ने उससे पूछा कि वो ये फलियां क्यों लाया है, तो सुयोन ने बताया कि उसे उसकी दोस्त से पता चला था कि वो एक कठिन ब्रेकअप से गुजर रही है और वो खुद भी पहले ऐसी ही स्थिति से गुजर चुका है, जिससे उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। उसने उसे बताया कि वो पिछले 1 साल से स्वस्थ भोजन करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके, और इसी दौरान उसने पाया कि ये खाना बहुत फायदेमंद है, इसलिए वो उसके लिए लाल फलियां लाया ताकि खून के जमाव को रोकने और समय के साथ उसकी थकान को कम करने में मदद मिल सके। उसने उसे सलाह दी कि वो अपने घाव भरने के लिए समय ले, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर वो जल्दी ठीक हो जाए तो उसे खुशी होगी। शिन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो खुद को एक नई रोमांटिक रिश्ते के लिए तैयार नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही सुयोन के साथ होने पर उसे सुकून भी मिलता था। इसी बीच उसे विश्वविद्यालय से अक्टूबर में यात्रा के लिए स्वीकृति की सूचना मिली। उसने तय किया था कि वो सुयोन को बता देगी कि वो फरवरी में यात्रा नहीं करेगी, लेकिन संदेश भेजने में हिचकिचा रही थी। उसी समय उसने देखा कि वो भी अपने फोन पे कुछ लिख रहा है, तो वो इंतजार करने लगी कि वो क्या लिखेगा, लेकिन अचानक उसने लिखना बंद कर दिया और कुछ भी नहीं भेजा, जिससे उसे लगा कि दोनों ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने में हिचक रहे हैं। अगले दिन होटल में शिन ने सुयोन से सलाह लेने के लिए संपर्क किया, क्योंकि होटल के एक मेहमान बीमार थे। वो जानना चाहती थी कि क्या पारंपरिक चीनी चिकित्सा उनकी मदद कर सकती है। सुयोन ने उसे सलाह दी कि वो मरीज को अगले दिन अस्पताल ले आए ताकि वो उसकी जांच कर सके। शिन मरीज को अस्पताल ले गई, जहां सुयोन ने उसकी जांच की। इसके बाद सुयोन शिन के साथ रुके और उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने देखा है कि उसने काफी समय से कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराया है। उन्होंने उससे कहा कि वो पास आए ताकि वो उसकी नब्ज देख सकें। फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो फरवरी में यात्रा करेगी, और उसने जवाब दिया कि वो अक्टूबर में यात्रा करेगी। जब सुयोन चिंतित दिखे तो शिन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धीरे से फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि उसने अपना मन क्यों बदल लिया। उसने उन्हें बताया कि उसे लगा था कि वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत की तारीख खुद नहीं चुन सकती, इसी वजह से उसने फरवरी में यात्रा करने का सोचा था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो तारीख चुन सकती है, तो उसने यहाँ और समय बिताने के लिए अपनी यात्रा अक्टूबर तक टालने का फैसला किया। उसने ये कहते हुए अपना हाथ छुड़ाया। अपनी भावनाएं दिखाने में शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन सुयोन ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उनके भीतर का एक हिस्सा बेहद खुश हो गया। अस्पताल में उसने उसे एक संदेश भेजा, ये जानने के लिए कि वो कैसी है और क्या उसने खाना खाया है, लेकिन उसने बताया कि उसने नहीं खाया क्योंकि उसके पिता को खाना बनाना था, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने सुझाव दिया कि वे काम के बाद मिलें, इसलिए वो शाम को बगीचे में उसका इंतजार करता रहा। हालांकि आखिरकार वो अकेले ही शराब पीने लगा, जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई और वो बैठे बैठे ही सो गया।
जब शिनयान पहुंची तो उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बड़बड़ाने लगा और उलाना देने वाले शब्द कहने लगा, उसे याद दिलाते हुए कि कैसे उसने एक बार उसे बहकाया था और फिर छोड़ दिया था। उसके ये शब्द उसे उस पिछली रात की याद दिला गए जब वो भी नशे में थी। अचानक वो उसके करीब आ गया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, फिर उससे कहा कि उसे घर ले चले। उसने उसकी मदद की उठने में और दोनों मिलकर मुश्किल से उसके घर तक पहुंचे। जब वो दरवाजा खोलने लगा तो उसने उससे कहा कि वो अपना चेहरा दूसरी ओर कर ले ताकि वो पासवर्ड ना देख सके और उसे चुरा ना सके। इसी बीच शिनयान का पूर्व पति होटल पहुंच चुका था, जहां उसकी दौलत और एक सफल व्यवसायी के रूप में उसकी हैसियत के कारण उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रिसेप्शन की देखरेख की जिम्मेदारी जिन ताओ पर थी वे वहां मौजूद थे, और जब उस आदमी ने शिनयान के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वो काम में व्यस्त है, लेकिन ताओ वहां उसका स्वागत करने के लिए हैं। इस जवाब से वो नाराज हो गया, इसलिए वो वहां से हटकर होटल की लॉबी में बैठ गया और शिनयान को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है और अब उसकी कोई भी संदेश शिनयान तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसी समय शिनयान की दोस्त ने उसे वेलकम ड्रिंक ऑफर किया, जानबूझकर आम का जूस चुना, जबकि उसे उसकी एलर्जी के बारे में पता था। उसे चाल समझ में आ गई और उसने ड्रिंक लेने से मना कर दिया। फिर उसने एक बार फिर शिनयान के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। उसकी झुंझलाहट बढ़ गई क्योंकि उसे लगने लगा कि सब लोग शिनयान को उससे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसने उन पर उसके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया और तीखे अंदाज में जवाब दिया कि कोई भी उसे खुद शिनयान को ढूंढने से नहीं रोक रहा है। जब उसने उसके पास लौटने की इच्छा जताई तो एनी अपनी झुंझलाहट छुपा नहीं सकी और गुस्से में उसे कह दिया कि वो अब उसके बारे में नहीं सोचती और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही है। इससे उसे चिंता होने लगी कि शायद वो अब किसी और के साथ है। फिर उसने होटल के सामने फूलों का गुलदस्ता लेके इंतजार करने का फैसला किया, और होटल के कर्मचारी उसे एक रोमांटिक आदमी समझ रहे थे, जबकि असलियत से वे अनजान थे। मैनेजर को शिनयान को फोन करके हालात की जानकारी देनी पड़ी और उससे हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ा। जब वो वहां पहुंची तो वो उसके पास गई और उससे फूल ले लिए, शांत दिखने का नाटक करते हुए। फिर उससे होटल के बाहर बात करने को कहा। जैसे ही वे बाहर पहुंचे उसने अचानक मुड़कर फूल उसके चेहरे पर उल्टे हाथ से फेंक दिए, अपने उस समय पर पछतावा महसूस करते हुए जो उसने उसके लिए दुखी होकर बर्बाद कर दिया था, और उन रातों पर जो उसने रोते हुए बिना खाए पिए और बिना सोए गुजार दी थी। उसने अपने किए का बचाव करने की कोशिश की, समझाते हुए कि उस पर काम का बहुत दबाव था, उसने आवेग में आकर ऐसा किया, लेकिन अब उसे पछतावा है और वो एक और मौका चाहता है। हालांकि शिनयान का उसके पास लौटने का कोई मन नहीं बचा था, और उसने साफ साफ कह दिया कि चाहे दुनिया ही क्यों न टूट जाए वो कभी उसके पास वापस नहीं जाएगी। रात को सुयोन सोच रही थी कि क्या शिनयान सो चुकी है, जबकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताई यादों के डरावने सपनों से परेशान हो रही थी। वो डर के मारे जाग गई, आंसुओं से जूझती हुई, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब उसने खुद को शांत करने की कोशिश की तो उसे सुयोन का एक संदेश मिला, जिसमें पूछा गया था कि क्या उसने लाल राजमा का पानी पिया है। जैसे उसकी बातें बिल्कुल सही समय पर आई हों, उसे उसके दर्दनाक ख्यालों से बाहर निकालने के लिए। उसने जवाब देने का फैसला किया और उसे बताया कि वो अगले दिन से पीना शुरू कर देगी। अगली सुबह उसे फूलों का एक गुलदस्ता और अपने एक्स बॉयफ्रेंड का एक और संदेश मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दोनों चीजें कूड़ेदान में फेंक दी और अपने कमरे में जाके लाल राजमा का पानी पीने लगी। उसने एक फोटो ली और सुयोन को भेज दी, ये साबित करने के लिए कि उसने अपना वादा निभाया है। उसने जवाब दिया और कहा कि शाम को आ जाना ताकि वो उसे और दे सके। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो पाया कि उसकी आंखें रोने से सूज गई थीं। उसने मिलने का समय टालने का फैसला किया और व्यस्त होने का बहाना बना दिया। जब वो होटल से बाहर निकल रही थी तो उसे हैरानी हुई कि उसका पूर्व प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुझाव दिया कि वे साथ में डिनर करें और बात करें। उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी हो गई, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिनयान ने खुद ही उसके साथ जाने का फैसला किया ताकि आखिरकार सब कुछ खत्म कर सके। उसने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और ड्राइव के दौरान वो अपने हाथ में खुशबूदार थैला पकड़े रही, उसकी खुशबू को सूंघती रही, जबकि वो उसकी हरकतों को देखकर हैरान था। जब वे एक शांत जगह पहुंचे तो उसने उनकी पहली मुलाकात की यादें ताज़ा करनी शुरू कर दी और उन वर्षों के बारे में बात करने लगा जो उन्होंने साथ बिताए थे। लेकिन शिनयान को अतीत की बातों का जिक्र सुनकर सिर्फ चिड़ी महसूस हो रही थी। जब उसने सीधे उससे पूछा कि वो क्या चाहता है तो उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। उसने समझाया कि उसके पिता चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़की से शादी करे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो उसके अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकता। उसकी बातों पर उसे गुस्सा और घृणा दोनों महसूस हुई और उसने वो सच्चाई उसके सामने रख दी जिसे वो अब तक अनदेखा करता रहा था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और उसके द्वारा किए गए सब कुछ के बाद वो उसके पास वापस नहीं जा सकती। जिस तरह से उसने उसे छोड़ दिया था उससे वो हर दिन तकलीफ में रही और उसकी जिंदगी मुश्किलों की एक लंबी कड़ी बन गई। वो अब और सहन नहीं कर सकी, इसलिए वो उठी और वहां से चली गई। मुश्किल से सांस ले पा रही थी क्योंकि उस मुलाकात ने उसकी मानसिक स्थिति पर असर डाला और उसके भीतर फिर से दर्द और विश्वासघात की भावनाएं जगा दी। चलते चलते शिनयान को एहसास हुआ कि उसकी खुशबूदार थैली कहीं गिर गई है, जिससे उसकी उलझन और बढ़ गई। वो अकेले स्थिति को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने सुयोन को फोन किया और उससे क्लिनिक में मिलने को कहा, क्योंकि वो बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी और अकेले इसका सामना नहीं कर सकती थी। जब वो पहुंची तो सुयोन ने उसकी नब्ज देखनी शुरू की और पाया कि वो अस्थिर थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि इसकी वजह उसका अपने पूर्व प्रेमी से मिलना था।
उनकी नजरें मिली, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन सुयोन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत फैसला लिया। और पूछा, उसे खड़ा होने के लिए कहा गया ताकि वो उसकी एक्यूपंक्चर से इलाज कर सके, इस उम्मीद में कि वो उस रात शांति से सो सकेगी। इसी बीच उसके पूर्व प्रेमी ने उसकी जानकारी के बिना सुगंधित थैला ले लिया और उसे ढूंढने के लिए क्लिनिक जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने नर्स से पूछा कि वो कहाँ है, और नर्स ने बताया कि वो मेडिकल चेकअप करवा रही है। उसकी बात को अनसुना करते हुए वो बिना अनुमति के अंदर घुस गया, लेकिन सू यॉन ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उसे अंदर जाने से रोका और समझाया कि शीन इलाज करवा रही है। उस आदमी ने अपनी घुसपैठ को सही ठहराने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि शीन अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है, बस उससे नाराज है और वो माफी मांगने आया है। हालांकि सुयोन अपनी जगह पर अडिग रही और उससे इंतजार करने को कहा, ये बताते हुए कि सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और बीच में रुकावट डालना उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। दोनों के बीच एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे दोनों घड़ी की ओर देखते हुए सेशन खत्म होने का इंतजार करने लगे। जैसे इलाज खत्म हुआ, योन ने शीन को संकेत दिया कि वो निकलने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि सुयोन ने फिर से हस्तक्षेप किया, ये बताते हुए कि हर्बल ट्रीटमेंट के लिए और 20 मिनट की जरूरत है। उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वो समय पूरा होने तक बाथरूम में चली जाए। उसी समय उसका पूर्व प्रेमी उसके पीछे जाने के लिए बढ़ा, लेकिन सुयोन ने उसे रोक दिया और उसके व्यवहार पर असहमति जताई। उसने सुयोन से शीन में उसकी जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी पर सवाल उठाया, उस पर उसका दिल जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन सुयोन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि मामला तय हो चुका है, वो 7 साल से उसके साथ रिश्ते में है और उनकी शादी तय है, इसलिए उस आदमी के पास उसके करीब आने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सुयोन उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, बल्कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत पे झुंझलाहट जाहिर कर रही थी। उसने कहा कि उसके पास और भी जरूरी काम है, कपड़े पहने और जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि जाने से पहले उसने उस आदमी को चौंका दिया जब उसने कबूल किया कि कोई हर्बल इलाज नहीं था और शीन कुछ देर पहले ही जा चुकी थी। वो शीन को ढूंढने के लिए भागा, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वो पिछवाड़े के बगीचे में चली गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो तुरंत उसके पीछे गया, ये देखते हुए कि वो ठंडे मौसम में बिना कोट के ही बाहर चली गई थी। उसने जल्दी से अपना कोट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया, जबकि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसे सिर्फ ठंडी नहीं, बल्कि वे यादें भी तकलीफ दे रही थीं, जो उसे और ज्यादा तोड़ रही थीं। उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसका अतीत सिर्फ उसकी पहचान का एक हिस्सा है और उसे उन अनुभवों से गुजरना पड़ा ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके और उन्हें अपने भविष्य पर हावी ना होने दे। उसने उसे याद दिलाया कि जो कुछ भी हुआ वही वजह थी कि वो इलाज के लिए आई थी और क्लिनिक आई थी, और ये सब कुछ सहने के बाद भी उसे इसमें एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगली सुबह उसके पूर्व मंगेतर के सहायक ने उसके होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। उसका जवाब साफ साफ था। उसने उससे कहा कि वो फूल वापस कर दे और ये भी बता दे कि उसने पहले भेजे गए सारे फूल फेंक दिए हैं। साथ ही सलाह दी कि वो ये कोशिश बेकार में दोहराए नहीं। दूसरी ओर उसका पूर्व मंगेतर होटल के अंदर एक इंटरव्यू दे रहा था। जब इंटरव्यू खत्म हुआ और उसने उसे देखा तो उसने चुपचाप अपने होंठ हिलाए, जैसे कि कह रहा हो कि वो बाद में मिलना चाहता है। उसने उसकी नजरों और चुपचाप कहे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, ये जाने बिना कि इस बार वो सच में गंभीर है। वो सीधा उसके परिवार के घर गया, उनकी शादी के लिए परिवार की मंजूरी मांगने और अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगने। हालांकि उसकी माँ उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और पूछा कि क्या शीन को उसके आने का पता है और क्या वो सोचता है कि वो उसकी रजामंदी के बिना शादी कर सकता है। जब शीन अंदर आई और उसे देखा तो वो गुस्से से भर उठी। उसने बिना झिझक तीखे जज्बातों के साथ उसका सामना किया और तुरंत वहां से जाने की मांग की, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने उस पर आवाज ऊंची की और पूछा कि वो कब तक यूं ही विरोध करती रहेगी, ये जोर देते हुए कि उसने उनके बीच जो था उसे वापस पाने के लिए हर कोशिश कर ली है। फिर भी वो डटी रही। उसकी हिम्मत पर हैरान थी कि उसने उसे जिस बेरहमी से छोड़ दिया था उसके बाद इतनी आसानी से वापस लौट आया। उसके जाने के बाद उसने जो तकलीफ सही उसे नजरअंदाज कर दिया और अब सिर्फ इसलिए लौट आया क्योंकि अब उसे खुद थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। तनाव के बीच सुयोन वहां आई, हमेशा की तरह खाना लेकर, ताकि उसे शांत कर सके। हालांकि उसकी मौजूदगी ने उसके पूर्व मंगेतर को और गुस्सा दिला दिया, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ा। सुयोन अपनी जगह पर डटा रहा और दृढ़ता से कहा कि उसकी मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं है। ये सुनकर पूर्व मंगेतर खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा कि उसके प्रति उसकी नाराजगी की वजह सिर्फ सुयोन की उसकी जिंदगी में मौजूदगी हो सकती है। हालांकि सुयोन ने बिना झिझक उसका सामना किया और पूछा कि उसने उसके लिए ऐसा क्या किया है जिससे वो उसके साथ रहना चाहे। पूर्व मंगेतर के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने भी वैसा ही सवाल पूछ लिया कि सुयोन उसके लिए क्या कर सकता है। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, उसके पिता ने सख्ती से दखल दिया और उस आदमी से तुरंत घर छोड़ने को कहा, ये बताते हुए कि वहां कोई भी उसे नहीं चाहता। शीन ने अपना बाकी दिन आंसुओं में डूबकर बिताया। दर्द और विश्वासघात से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इंसान इतनी आसानी से किसी और को छोड़कर, इतना दर्द देकर फिर ऐसे लौट सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि उसने खुद को इन भावनाओं में ज्यादा देर तक डूबने नहीं दिया। अगले दिन उसने अपनी जिंदगी पर फिर से काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो होटल पहुंची उसे अपने पूर्व मंगेतर की तरफ से एक तोहफा मिला, जिसमें एक संदेश था कि उसने अपना परफ्यूम बैग उसके पास भूल गई थी।
उसने लिखा था कि उसकी खुशबू जल्दी उड़ जाती है, इसलिए उसने उसके लिए खास खुशबू बनाई है ताकि उसे यकीन दिला सके कि उसके दिमाग में सिर्फ वही है। जैसे ही उसने उसे छिड़का, उसे घुटन सी महसूस हुई। उसने बिना खुशबू वाला परफ्यूम बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब उसे पूरी तरह पता था कि वो क्या चाहती है। अब उसकी भावनाएं पहले की तरह डगमगा नहीं रही थीं। उसने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था और खुद को उन सब चीजों से आजाद कर लिया था जो उसे उससे बांधती थी। अब वो परफ्यूम्स को पहले की तरह नहीं देखती थी। इसके बजाय उसे उस बिना खुशबू वाले परफ्यूम बैग में सुकून मिलने लगा था जो सुयोन ने कभी उसे दिया था। बिना किसी झिझक के वो सुयोन से मिलने चली गई, जो उस समय कचरा फेंकने में व्यस्त था। वो उसके खत्म होने का इंतजार करती रही और जैसे ही वो उसकी ओर मुड़ा, उसने उसे अपने साथ घर लौटने का न्योता दिया। लेकिन वो अचानक ठिठक गई, थोड़ी घबराहट महसूस हुई। फिर भी उसने उसे चौंकाते हुए अपने जज्बातों का इजहार कर दिया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी जब उसने उससे कहा कि वो उससे प्यार करती है, और मन ही मन सोच रही थी कि क्या वो भी अब भी वैसा ही महसूस करता है और क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनना स्वीकार करेगा। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ पल तक चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। फिर उससे पूछा कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से निश्चित है। जब उसने पुष्टि की तो उसने उसका हाथ थाम लिया और हैरान रह गया कि 32 साल की उम्र में भी सिर्फ उसका हाथ पकड़ने से वो खुद को बच्चा महसूस कर रहा था। फिर वो उसे घर वापस ले गया, लेकिन इस बार वो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनके उसके बगल में चल रही थी। उन्होंने रात साथ में बिताई और जब सुबह उसने उसे उसके घर छोड़ा तो उसने उसे एक नए प्यार की भावना के साथ देखा और कहा कि जब वो प्यार करती है तो बहुत गहराई और लंबे समय तक करती है। उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वही उसके अपने जज्बातों से मेल खाती थी। अगले दिन उसने सुबह उसका संदेश देखा जिसमें उसने उसे शुभ दिन की शुभकामनाएं दी थी, और उसने पहली बार लंबे समय बाद महसूस किया कि वो सच में खुश है। ये उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था, इतना कि उसके परिवार वालों ने भी ये देख लिया और उनके दिल भी उसके लिए खुशी से भर गए। होटल में उसके सहकर्मियों ने भी देखा कि वो कितनी ज्यादा चमकदार और जीवंत हो गई है। काम खत्म करने के बाद वो बस पकड़ने के लिए दौड़ी, सुयान से मिलने के लिए उत्साहित थी, ये जाने बिना कि उसका पूर्व मंगेतर दूर से उसे देख रहा था और देख रहा था कि वो कितनी बदल गई है। ये बदलाव सिर्फ उसके अंदर ही नहीं था, बल्कि उसके व्यवहार में भी दिखने लगा था। उसने उसके लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदा था और जब वे मिले तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि उसके पास भी उसके लिए फूल थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे अपने घर ले गया, जहां वो खुद उसके लिए खाना बनाना चाहता था। जब वो खाना बनाने में व्यस्त था, उसने अपने दादाजी को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि वो अपनी होने वाली पोती बहू के लिए खाना बना रहा है। वे दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे और उसने अपने दादाजी से उसे मिलवाने की अपनी योजना के बारे में बात की, समझाते हुए कि वो हमेशा उनके सामने उसकी बातें करता रहा है। रात के खाने के बाद वे दोनों कागज मोड़ने की कला सीखने की कोशिश में समय बिताने लगे, लेकिन वो उन स्टेप्स को ठीक से नहीं सीख पा रहा था, जिससे उसे थोड़ी झुंझलाहट हो रही थी। वो उसकी नाकाम कोशिशों पर हल्के फुल्के अंदाज में उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो परेशान हो गया है। तो वो सहज रूप से उसके पास गई, उसे हल्के से गले लगाया और उसे दिलासा देने के लिए गर्मजोशी से फुसफुसाकर कुछ शब्द कहे ताकि उसके दिल से हर तरह की बेचैनी मिट जाए। एक शाम जब वे दोनों साथ समय बिता रहे थे तो अचानक शिन ने सोचा कि अगर वो उसकी जिंदगी से गायब हो जाए तो क्या होगा। शुरुआत में उसे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके गंभीर चेहरे के भाव देखकर उसे समझ आ गया कि वो सच में एक असली जवाब चाहती है। उसने समझाया कि दर्द ही वो चीज नहीं है जो किसी को किसी और से बांधे रखती है, असल में खुशी है जो सच्चे रिश्ते बनाती है। उसका मानना था कि एक रिश्ता आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए, और अगर कभी भी किसी को हीनता या असहजता महसूस हो तो उसे मिलकर बात करके सुलझाना चाहिए, वरना रिश्ता टूट सकता है। फिर दोनों ने वादा किया कि वे किसी भी समस्या को अपने बीच जमा नहीं होने देंगे और जो भी बात उन्हें परेशान करेगी उसे खुलकर एक दूसरे से साझा करेंगे। बाद में होटल में घूमते हुए उसकी मुलाकात अपने पूर्व मंगेतर से हो गई, जिसने बिना झिझक उससे पूछ लिया कि क्या वो डॉक्टर के साथ जुड़ गई है। उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के ये बात स्वीकार कर ली, जिससे उसके पूर्व मंगेतर को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर उसने उस डॉक्टर में ऐसा क्या देखा। लेकिन उसका जवाब बिल्कुल साफ था। वो उसे किसी खास गुण के लिए नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए चाहती थी क्योंकि उसके साथ उसे सच्ची खुशी मिली थी, वो खुशी जो उसका पूर्व मंगेतर कभी उसे नहीं दे सका था। एक खूबसूरत वसंत के दिन शिन अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ बाहर गई और सोयान को उनकी तस्वीरें लेने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो कैमरा पकड़ने में बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि तस्वीरों में सब लोग इधर उधर बेतरतीब आ रहे थे, जिससे उसकी एक दोस्त ने मजाक में शिकायत की कि इन खराब तस्वीरों के बाद वो शायद उसके साथ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसने अपने बॉयफ्रेंड ताओ को तस्वीरें लेने के लिए कहा, जबकि सुयान बिना किसी शिकायत के पास खड़ा होकर उनके बैग्स पकड़े रहा। फोटो सेशन के बाद ताओ ने सुयान को सलाह देने की कोशिश की ताकि उसकी शाम खराब ना हो, और इस बात पर जोर दिया कि गर्लफ्रेंड की खूबसूरत तस्वीरें लेना कितना जरूरी है ताकि कोई परेशानी ना हो। बाद में जब शिन और सुयान एक साथ तस्वीर ले रहे थे तो उसने उसे चौंकाते हुए हल्के से उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर दिया। वो जल्दी ही उस पल से उबर गई और उसे याद दिलाया कि वे एक सार्वजनिक जगह पर हैं। घर लौटने के बाद वे दोनों मिलकर तस्वीरें देखने का आनंद लेने लगे और शिन ने तो अगली सुबह अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए एक फोटो भी चुन ली।
इसी बीच सुयान क्लिनिक में था, उनकी तस्वीरों को निहार रहा था, ये जाने बिना कि उसके छात्र उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं और चुपचाप उसके सपनों में खोए हुए चेहरे को देख रहे हैं। ये देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया और अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। सुयान के घर पर जब शिन सफाई कर रही थी, उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जिसे सुयान ने पहले कहा था कि वो खो गई है। उसके बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगी, ये ठान कर कि अब वो उससे सच का सामना करवाएगी कि उसने अंगूठी हमेशा अपने पास ही रखी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो उससे पहले ही मुलाकात में प्यार कर बैठा था, भले ही उसने उस वक्त ये कबूल नहीं किया था। उसने मजाकिया अंदाज में अपनी सफाई दी, समझाते हुए कि ये उसके बस में नहीं था। उसने उसे ऐसे अंगूठी पहनाई थी जैसे वो प्रपोजल हो, और इसमें हैरानी की बात नहीं थी कि वो इतनी आसानी से उससे प्यार कर बैठा। एक दिन जब वो घर की सफाई में व्यस्त था, उसने उससे कहा कि वो अपने हाथ धो ले। जब वो वापस आया तो उसने अपने हाथ में एक नई अंगूठी पाई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो अंगूठी उसकी शादी की उंगली में पहनाने वाली है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने अंगूठी बिल्कुल अलग उंगली में पहनाई है तो उसकी निराशा साफ झलक रही थी। वो अपनी झुंझलाहट छुपा नहीं सका, क्योंकि वो उससे एक साफ साफ प्रपोजल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अब उसे खुद ही आगे बढ़कर इस मामले को संभालना होगा। एक सुबह वो उसके घर आई, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए, ये जानते हुए कि आज उसकी माँ की मृत्यु की बरसी है। उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं, उसने बस गुलदस्ता पेश किया, उसे उसकी माँ की याद में समर्पित करते हुए। उसने गहरी कृतज्ञता महसूस की और उसे गले लगा लिया, ये भरोसा दिलाते हुए कि उसकी माँ उसे निस्संदेह बहुत पसंद करती। कब्रिस्तान से लौटने के बाद उसने और उसके दादाजी ने मिलकर एक पारिवारिक पिकनिक की योजना बनाई, ताकि दोनों परिवारों को एक साथ लाकर उनके रिश्ते को और मजबूत किया जा सके। उसके दादाजी बहुत दयालु इंसान थे और वे जल्द ही शिन के परिवार से घुल मिल गए। उन्होंने तो खुद ही पहल करते हुए सबकी तस्वीरें खींची, ये ठान लिया कि इस खुशहाल पल की यादों को संजो कर रखेंगे। जब शिन ने दादाजी से कहा कि वे सुयान के साथ एक फोटो लें, तो उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ मना कर दिया, ये कहते हुए कि फोटो उनके लिए नहीं है क्योंकि वे बूढ़े हो गए हैं। हालांकि उन्होंने सुयान को बिना गाइड किए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के पास खड़ा करवा दिया ताकि दोनों की एक खास तस्वीर ली जा सके। अचानक सुयान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे वो चौंक गई, क्योंकि ऐसा पहली बार महसूस हुआ था। लेकिन उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी और उसके और करीब आ गई, और ये उनकी साथ में ली गई सबसे खूबसूरत फोटो बन गई। दोपहर के खाने के दौरान दादाजी अपनी खुशी छुपा नहीं पाए और खुलकर बताने लगे कि उन्होंने शिन को पहली बार चेकअप के लिए आते हुए देखा था, तभी से वे उसकी प्रशंसा करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुयान ने उसके बारे में कैसे बात की थी और कैसे सुयान परेशान हो गया था, क्योंकि वो खुद उसे देखने के लिए वहां नहीं था, जिससे उसने किसी भी तरह से उसे जानने की कोशिश की। यहाँ तक कि बाद में दादाजी के पास वापस जाकर उत्साहित होकर बताया कि उसे उसका नंबर मिल गया है। सुयान इस सार्वजनिक खुलासे के लिए तैयार नहीं था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगा। उसे एहसास हो गया कि घर पर उसका इम्तिहान होने वाला है। वास्तव में जैसे ही वे घर पहुंचे, शिन ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे उसकी नब्ज देख रही हो, और तुरंत अपनी गलतियों को कबूल करने की मांग की। शुरुआत में उसने जिद दिखाने का नाटक किया और मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वो रुकी नहीं, बार बार जोर देती रही कि वो तो हमेशा से नाटक कर रहा था, और दावा करती रही कि उसे बहकाने वाली वही थी, जबकि असल में वही उसे पाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो और इनकार नहीं कर सका और हंसते हुए कबूल कर लिया कि शुरू से ही वो उसी के पीछे पड़ा था। फिर उससे कहा कि अब और पूछताछ न करे और बस उसकी मौजूदगी का आनंद लेने दे। अगले दिन जब वो अस्पताल में काम कर रहा था, उसने उसे वीडियो कॉल किया, लेकिन उसने पहले कॉल का जवाब नहीं दिया। बाद में उसने कॉल देखी और तय किया कि वो उसे दोबारा कॉल करने देगी, लेकिन अचानक उसके एक छात्र ने अंदर आके उससे चिकित्सा सलाह मांगी, इसलिए उसे जल्दी से कॉल खत्म करनी पड़ी। जब भी उसकी शिफ्ट के बाद मिले तो सुयोन ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई, लेकिन उसने उसे चौंका दिया जब वो उसके नीचे कूद गई और उसके गले लगाने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। उसने उसकी ओर मुड़कर हैरानी से देखा, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रही और उससे मांग की कि वो बताए कि उसने कॉल इतनी जल्दी क्यों काट दी थी। उसे लंबी बहस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इस पल के लिए पहले से तैयार था। उसने उस छात्र का वीडियो चलाया जो अंदर आया था, जिसमें छात्र ने स्वीकार किया कि उसे गलतफहमी दूर करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया था, और शीन को आश्वस्त किया कि सुयोन ने जानबूझकर कॉल नहीं काटी थी, बल्कि उसे काम के लिए बुलाया गया था। उस पर शीन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे एहसास हुआ कि सुयोन ठीक ठीक जानता था कि उसका दिमाग कैसे चलता है, और वो नहीं चाहता था कि वो किसी बात को गलत समझे। क्लिनिक में शीन को हल्का सिरदर्द हो रहा था, इसलिए सुयोन ने उसके लिए गुलाब जल तैयार किया ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। उसने शाम को उसे अपने घर आने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन उसने भी उसे याद दिलाने का मौका नहीं छोड़ा कि उसके पास अतिरिक्त काम है और उसे शाम के निमंत्रणों की बजाय अपने मरीजों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस स्पष्ट आपत्ति के बावजूद वो बाद में उसके पास जाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाई, जैसा कि उम्मीद थी। उनकी रातें शांति से बीतती थीं, भले ही वे व्यस्त रहते थे। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून मिलता था। सुयोन अपने शोध पर काम करता था, जबकि शीन अपनी पढ़ाई की समीक्षा करती थी, और फिर दोनों साथ में रात का खाना खाने मिलते थे। उनकी जिंदगी सरल, स्थिर और गर्मजोशी भरे पलों से भरी हुई थी। होटल में एक बड़े मेडिकल सम्मेलन की तैयारियां चल रही थीं, और सुयोन से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने दादा और पिता के साथ इसमें शामिल होगा, जिससे माहौल और भी उत्साहित और प्रत्याशित हो गया था। शीन खुश थी कि सुयोन, उसके पिता और दादा उसके कार्यस्थल पर आ रहे थे, जबकि उसका पूर्व प्रेमी कभी यह बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि वो होटल में काम करे।
वो हमेशा उसे नीचा दिखाता था, ये सोचकर कि वो कैसे उसे उस जगह काम करने दे सकता है जहां उसके साझेदार आते हैं, जैसे कि उसे उसकी नौकरी पे शर्म आती हो। दूसरी ओर सुयोन बिल्कुल अलग था। वो उस पर गर्व करता था कि वो वही कर रही है जो उसे पसंद है, और उसने कभी उसकी नौकरी में कुछ शर्मिंदगी नहीं देखी। इसके विपरीत वो हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। सम्मेलन के दौरान शीन ने मौका देखकर उसे चुपके से सबसे दूर बुला लिया ताकि वे बात कर सकें। सम्मेलन खत्म होने के बाद सुयोन हॉल के बाहर खड़ा था और उससे पूछ रहा था कि वो कब काम खत्म करेगी। जब उसे पता चला कि वो देर तक रुकेगी तो उसने जिद की कि वो खुद उसे घर छोड़कर आएगा, क्योंकि उसे लगता था कि इतनी देर रात को उसका अकेले लौटना ठीक नहीं है। वो अचानक उसके पास आ गया, लेकिन उसने तुरंत एक सीमा तय कर दी। उससे कहा कि काम के दौरान उनके बीच कम से कम 10 मीटर की दूरी बनी रहे, जिससे वो मुस्कुरा उठा और वो अपने काम में लग गई। उस रात सुयोन के पिता ने फैसला किया कि वो होटल में ही रुकेंगे, क्योंकि सम्मेलन अगले दिन भी जारी रहने वाला था। शीन ने फैसला किया कि वो उनका ख्याल रखेंगी और उनकी खबर लेती रहेंगी। जब उन्होंने उससे उसके और अपने बेटे के रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सुयोन उसका बॉयफ्रेंड है, और ये सुनकर भी खुश हुए। हालांकि उनके काम की प्रकृति में फर्क देखकर थोड़े हैरान भी हुए। हालांकि उसने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके बीच के फर्क का मतलब ये नहीं है कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि हो सकता है कि यही फर्क उनकी आपसी समझ और मेलजोल की वजह हो। वो अपनी प्रशंसा छुपा नहीं सके, खासकर जब उन्होंने उसकी सादगी और दयालु स्वभाव को देखा, जो उसके एक्स के पिता से बिल्कुल अलग था, जिनके चेहरे पर हमेशा एक स्थायी नाराजगी छाई रहती थी। अगले दिन सुयोन की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी, जिसमें उसने कैंसर और उसके इलाज के बारे में बात की। वो सबके सामने आत्मविश्वास से खड़ा था, जबकि शिन दर्शकों में बैठकर गर्व से उसे देख रही थी। जब उसकी प्रस्तुति समाप्त हुई तो पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब वो अपनी सीट पर लौटा तो ताऊ ने उसे कुछ थमाया और बताया कि ये उसके किसी प्रशंसक की ओर से उपहार है। उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी, उसे तुरंत पता चल गया कि ये एक पेंटिंग है। वो अब और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया ताकि उसे ढूंढ सके, और खुशी खुशी उसे गले लगा लिया, जिसका उसने भी उसी उत्साह से जवाब दिया। हालांकि उसे जल्दी एहसास हुआ कि वे कार्यस्थल में है, इसलिए वो तुरंत पीछे हट गई। ठीक उसी समय जब उन्होंने उसके पिता को वहां से गुजरते हुए देखा। उसका अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए शिन ने उसे प्रोत्साहित किया कि वो उनसे बात करे। अपना साहस जुटाकर सुयोन ने अपने पिता को पुकारा और उनके जाने से पहले उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उसके पिता ने वादा किया कि वो उसके लिए समय निकालेंगे, और शिन ने उत्साहित होकर बीच में ही कहा कि वो खुद ही सब कुछ व्यवस्थित कर लेंगी। सुयोन के पिता उसकी बातों से खुश नजर आए। उन्होंने देखा कि उसका उनके बेटे पे सकारात्मक प्रभाव है। उस शाम वे सुयोन के दादा और पिता के साथ एक साधारण पारिवारिक भोजन के लिए इकट्ठा हुए। ये साफ था कि ये उसके पिता के लिए शिन को और बेहतर तरीके से जानने का एक मौका था। ज्यादा समय नहीं लगा कि वो उसके दिल में भी जगह बना गई, जैसे वो बाकी सबके साथ कर चुकी थी। उसने देखा कि वो कितनी ईमानदार, स्वाभाविक और अपने आसपास के लोगों को खुश करने में सक्षम है। जब वे घर लौटे तो सुयोन ने पुरानी कंगन निकाली और बिना किसी झिझक के उसे शिन के हाथ में रख दिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी माँ ने कहा था कि वो इसे उसी लड़की को दे जिससे वो सच्चा प्यार करता हो। उसके दिल में कोई शक नहीं था, उसने उसे चुना था क्योंकि वो दूसरों से कहीं ज्यादा इसकी हकदार थी। जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे तो उनके रिश्ते की शुरुआत में जो हल्का तनाव था वो फिर से लौट आया, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली फोन कॉल के दौरान हुआ था। उन्होंने मजाक मजाक में एक दूसरे की तारीफें की कि पहले कौन नहाएगा, और आखिरकार सुयोन ने खुद उसके बाल सुखाए, जैसे वो उसके साथ बिताए हर पल को महसूस कर रहा हो। अगली सुबह वो अभी भी नींद में थी जब उसकी आंख खुली। सुयोन ने उसे चिढ़ाया कि उसने कितनी ज्यादा नींद ली है, मजाक करते हुए कहा कि पिछली रात उसे काफी आराम मिल गया था। लेकिन जवाब में उसने शब्दों का सहारा नहीं लिया, बल्कि सीधे एक हल्की सी थपकी मार दी, जिससे वो चुप हो गया। जैन ने अपनी सुबह हमेशा की तरह शुरू की, बाथरूम जाकर दांत साफ करने लगी, लेकिन सुयोन खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया। उसने उसे हल्के से गले लगाया, फिर कहा कि उन्हें कुछ घरेलू सामान और खास तौर पे पजामा खरीदने के लिए बाहर जाना होगा। उसके पजामे पर इतना जोर देने से वो हैरान रह गई, तो उसने जल्दी से समझाया कि जब भी वो उसके घर रात बिताती है तो उसका कपड़े उधार लेना कोई मतलब नहीं बनता। वे दोनों साथ में जरूरी सामान खरीदने गए, और जिन ने तो ये मौका भी ले लिया कि उसके घर का शैम्पू बदल दे, क्योंकि उसे उसकी खुशबू पसंद नहीं थी। घर लौटते समय उनकी मुलाकात उसके परिवार से हो गई। उन्होंने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इससे पहले कि वो कोई उपयोगी जवाब सोच पाती, उसके मुंह से अपने आप ही शब्द निकल गए। उसने उन्हें बताया कि वे पजामा और घरेलू सामान खरीदने जा रहे हैं। उनके चेहरों पर साफ हैरानी झलक रही थी, जिससे वो असहज महसूस करने लगी, और उसने जल्दी से खुद को सुधारने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो बस उसकी जगह रात बिता कर आई है। हालांकि उसकी ये कोशिश उनकी शंकाओं को और बढ़ा गई। जब वो अपने परिवार के घर लौटी तो उन्होंने मजाक में उसे अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि उसे वापस जाकर फिर से सुयोन के यहाँ रात बितानी चाहिए। उस रात शिन होटल से कुछ परफ्यूम लेकर आई थी और चाहती थी कि सुयोन उनकी राय दे, क्योंकि वो उन्हें ग्राहकों के कमरों में इस्तेमाल करती थी। बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी आने वाली यात्रा का जिक्र किया, और उसने उसे आश्वस्त किया कि वो व्यस्त रहेगी, लेकिन उसे बार बार उसका हालचाल पूछते रहना होगा, वरना वो नाराज हो जाएगी।
सुयोन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा उसे ही आश्वस्त किया, ये कहते हुए कि वो छुट्टियां लेगी और उससे मिलने वापस आएगी। वो उससे बच नहीं पाएगा और वो ये सुनिश्चित करेगी कि वो उस पर धोखा ना दे। एक और दिन शिन ने ताओ और अन को बुलाया ताकि वे सब साथ में समय बिता सकें। हालांकि शिन और अन दोनों ही होटल में ठहरे एक मशहूर अभिनेता के बारे में बातचीत में पूरी तरह डूबे हुए थे। वे अपनी उसकी प्रशंसा छुपा नहीं पा रहे थे। वो लंबा और बेहद हैंडसम था और दोनों ही उसके साथ एक फोटो लेना चाहती थीं। सुयोन और ताओ पास ही बैठे थे, लेकिन वे लड़कियों की अभिनेता के लिए प्रशंसा से भरी बातचीत सुनकर अपनी जलन छुपा नहीं पा रहे थे। ताओ ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि भले ही वो अभिनेता मशहूर हो, लेकिन वो उनकी तरह खाना तो नहीं बना सकता। फिर उसने शेख ही बघारी कि सुयोन डॉक्टर है, लेकिन वो ज्यादातर प्रोफेशनल शेफ से भी अच्छा खाना बना सकता है। सुयोन ने थोड़े व्यंग्य के साथ जोड़ा कि आजकल सभी मर्दों की हाइट 188 सेंटीमीटर होती है, यानी उस अभिनेता में कोई खास बात नहीं है। अन दोनों मर्दों की जलन बर्दाश्त ना कर सकी और उनसे उठकर लंच तैयार करने में मदद करने को कहा, जबकि वो अभिनेता के बारे में शिन से बात करती रही जो उसे पूरी तरह से भा गया था। लंच के बाद भी सुयोन को जलन हो रही थी, इसलिए उसने अभिनेता का टीवी शो देखने का फैसला किया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर शिन को उसमें क्या आकर्षित करता है। जब वो शो की घटनाओं में डूबा हुआ था, उसने देखा कि शिन फ्रिज के पास खड़ी है। तभी उसके दिमाग में शो का एक सीन नकल करने का ख्याल आया। वो धीरे धीरे उसके पास गया, उसकी आंखों को ढकने और उसे उसी तरह गले लगाने की कोशिश की जैसे उस सीन में किरदार ने किया था, लेकिन वो उतना तेज नहीं था। शिन ने आसानी से उसकी कोशिश को पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। बचने का कोई रास्ता न देख सुयोन हकलाते हुए बोला कि वो तो बस पानी लेने आया था। लेकिन यह हल्का फुल्का माहौल जल्दी बदल गया जब शिन को एक बुरी खबर मिली। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिससे वो अस्पताल गई ताकि सुयोन से मिल सके। दुर्भाग्यवश जांच के नतीजे अच्छे नहीं थे। उन्हें पता चला कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। वो उस पल अपनी भावनाओं को ठीक से समझ भी नहीं पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुद के लिए दुखी होना चाहिए या अपनी बेटी और पति के जाने की चिंता करनी चाहिए। सुयोन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, ये बताते हुए कि हर बीमारी का इलाज होता है और सर्जरी सफल हो सकती है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे अपने पति और शिन को सच बता देना चाहिए। हालांकि उसकी मां ने अपनी बेटी को बताने से इनकार कर दिया और अपने पति के साथ अकेले ही स्थिति का सामना करने का फैसला किया, क्योंकि वो शिन को कोई दुख नहीं देना चाहती थी जो उसके लिए सबसे कीमती थी। जैसे ही उसके पति को पता चला, उसने बिना देर किए सर्जरी की तैयारियां शुरू कर दी और ये तय किया कि फिलहाल शिन को कुछ भी पता न चले, इसलिए सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। इसी बीच शिन बहुत उदास महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उसके परिवार ने कई दिनों से उसके बारे में नहीं पूछा है और शायद वे उसे पूरी तरह भूल ही गए हैं। जिस बात से वो अनजान थी वो ये थी कि ठीक उसी समय उसकी मां सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी। ऑपरेशन के दिन सुयोन अस्पताल में था और उसने नर्स से अनुरोध किया कि वो उनका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि वे उसके प्रिय की परिवार थीं। नर्स ने उसे आश्वस्त किया कि वो उनकी देखभाल के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और खबर सुनाई, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी वो उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्यूमर शायद और फैल गया है और अब एकमात्र विकल्प पूरी तरह से स्तन को हटाना हो सकता है। डॉक्टर ने 2 कठिन विकल्प सामने रखे, या तो स्तन को पूरी तरह से हटा दिया जाए या फिर लंबा इलाज चले जिसमें कोई निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं है। हालांकि उसके पति ने पहले विकल्प को सख्ती से ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट जाएगी। उसी समय शिनयान घर पे सो रही थी। जब सुयान उस रात देर से घर लौटा तो वो जाग गई और उसने उससे पूछा कि वो इतनी देर तक कहाँ था। उसने कहा कि वो काम में व्यस्त था और जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की, पूछते हुए कि क्या उसने नाश्ता किया है। फिर सुझाव दिया कि वो उसके लिए कुछ बना सकता है। अगले दिन उसने यात्रा के बारे में अपना अंतिम फैसला कर लिया और काम पे जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और विदाई की तैयारी शुरू कर दी। अस्पताल में उसकी मां की सर्जरी पूरी हो गई थी, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें एक ड्रेनेज बैग लगवाना पड़ा। चूंकि वो अभी शिनयान को बताने के लिए तैयार नहीं थी, उसने सुयान से कहा कि वो उसे जितना हो सके व्यस्त रखे और अक्सर बाहर ले जाए ताकि उसे कुछ पता न चले। उसने योजना बनाई थी कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वो उसे सब कुछ बता देगी, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। जैसे ही वे अस्पताल से निकल रहे थे, कुछ अप्रत्याशित हो गया। ठीक उसी समय शिनयान इमारत में प्रवेश कर रही थी। उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा और तुरंत उसे अपने पिता की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि हाल ही में सुयान कुछ अजीब तरह से व्यस्त रहने लगा है। ये सारी बातें महज इत्तेफाक नहीं हो सकती थीं और इससे उसे पूरा यकीन हो गया कि वे उससे कोई बड़ी बात छुपा रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुयान को फोन किया और तुरंत अस्पताल में मिलने की मांग की। वो वहां बैठी बेहद बेचैन महसूस कर रही थी और जैसे ही वो आया उसने उसका सामना किया और जोर देकर कहा कि वो बिना झूठ बोले उसे सच्चाई बताए। उसके पास अब मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब वो उसे और धोखा नहीं दे सकता था। ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, खासकर जब उसे अच्छी तरह पता था कि किसी परिवार के लिए ऐसी तकलीफ से गुजरना क्या मायने रखता है। वो पहले भी इस दर्द से गुजर चुका था जब उसकी माँ को भी यही बीमारी हुई थी और उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था।
फिर भी इसके बावजूद उसने उससे सच्चाई छुपाई, जिससे उसकी नाराजगी और बढ़ गई। सुयान खुद का बचाव नहीं कर सका क्योंकि वो जानता था कि वो सही है। उसे ऐसी बात उससे छुपानी नहीं चाहिए थी, भले ही उसका इरादा उसे बचाने का ही क्यों ना हो। साथ ही उसने उसकी माँ की शिक्षा का भी सम्मान किया कि ये बात गुप्त रखी जाए। जब शिनयान अकेली बैठी और सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि शायद वो उस पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। उसने जो कुछ भी किया वो सब उसकी भावनाओं की चिंता में किया था, न कि इसलिए कि वो उससे सच्चाई छुपाना चाहता था। शांत होने के बाद उसने तय किया कि वो उसके पास जाके अपनी कई बातों के लिए माफी मांगेगी। उसने उससे कहा कि वो पेशेवर मामलों को उसी पे छोड़ देगी, जबकि वो अपनी माँ की देखभाल पर ध्यान देगी, क्योंकि उसने अपनी नौकरी पहले ही छोड़ दी थी और अब पूरी तरह से माँ के साथ रहने के लिए उपलब्ध थी। लेकिन सुयान उससे नाराज ही था। उसने उससे कहा कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। उसने समझाने की कोशिश की कि उसने चीजें छुपाने का इरादा धोखे से नहीं किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मरीज की गोपनीयता से बंधा था। और उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक वो उसे ना बताए। फिर भी उसने उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वही था जो उसकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह समझता था। उसके लिए शिनयान सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसका पूरा परिवार भी था, और वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शिनयान अपनी माँ से मिलने घर लौटी तो उसने देखा कि वे लोग उससे दवाइयां छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बता दिया कि वो अस्पताल में अपनी माँ को देखने के बाद उनकी बीमारी के बारे में पहले ही जान चुकी है। तभी उसकी नजर ड्रेनेज बैग पे पड़ी और वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। पहली बार उसने सच में महसूस किया कि ये स्थिति कितनी कठिन है। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया और ये फैसला किया कि जब तक उसकी माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी सेहत को ही अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाए रखेगी। जल्दी उसका वीजा आ गया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और यात्रा न करने का फैसला किया। उसने सुयान को अपने फैसले के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब उसने वीजा देखा और दोपहर के खाने के दौरान शिनयान को अपनी माँ पर इतना ध्यान देते हुए पाया तो वो जल्दी ही समझ गया। वो अपनी माँ का ऐसे ख्याल रख रही थी जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो, यहाँ तक कि वो अपनी माँ का खुद से भी ज्यादा ध्यान रख रही थी। बाद में जब वे दोनों साथ बैठे तो उसने शिनयान से कहा कि उसे पता है वीजा आ चुका है, और पूछा कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। ये साफ था कि अब वो यात्रा नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि उसकी जगह अपनी माँ के पास है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। हालांकि सुयान उसके इस फैसले से सहमत नहीं था। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो और उसके पिता उसकी माँ के लिए वहां हैं और उसकी माँ पहले से बेहतर हो रही हैं, जिसका मतलब है कि वो अब भी जा सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती है। वो चाहता था कि वो अपने बारे में सोचे और अपराध बोध महसूस न करे, उसे याद दिलाते हुए कि वो हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है और वो जो भी फैसला लेगी वो उसका साथ देगा। काफी सोच विचार के बाद उसने आखिरकार जाने का फैसला किया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी फ्लाइट अगले दिन थी। उसने सुयान से कहा कि वो नहीं चाहती कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए, ये कहते हुए कि वो अस्पताल में व्यस्त रहेगा, लेकिन असलियत में वो उससे अलविदा कहने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि सुयान ने उसे बिना कुछ छोड़े जाने नहीं दिया। उसने चुपचाप उसके बैग में एक छोटा सा नोट डाल दिया जिसमें उसे दवा लेने और अच्छा खाना खाने की याद दिलाई गई थी। जब उसे वो नोट मिला तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो तुरंत उसके पास गई और जैसे ही उसने उसे देखा वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे कस के गले लगा लिया। उसकी प्रतिक्रिया से वो हैरान रह गया, लेकिन उसने समझाया कि वो जाने के ख्याल को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। उसका नोट उसे अचानक चौंका गया और उसे एहसास हुआ कि वो उसे कितना याद करेगी। वो अपनी जिंदगी उसके बिना सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने उसे शांत करने की कोशिश की। भले ही ये उसके लिए भी आसान नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे बहुत याद करेगा, लेकिन उसने खुद को ये दिलासा दिया कि वे हर दिन संपर्क में रहेंगे, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए बात करेंगे। अगले दिन उसका परिवार उसके साथ एयरपोर्ट गया उसे अलविदा कहने के लिए, लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वो ये था कि सुयान भी आखिरी पल में उसे अलविदा कहने आ जाएगा। वो उसे देखे बिना नहीं जा सकता था, भले ही वो उसके रवाना होने से ठीक पहले का एक पल ही क्यों ना हो। उसके जाने के बाद सुयान और शिनयान रात में वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे और दिन भर वे एक दूसरे को संदेश भेजते रहते थे। समय के साथ वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकियों से भी वाकिफ हो गया, भले ही दूर से ही सही, और किसी भी समय यह अंदाजा लगा सकता था कि वो कहाँ है, चाहे वो क्लास में हो या अपने काम में व्यस्त हो। इसके बदले में वो उसके परिवार का ख्याल रखता रहा और हमेशा की तरह अस्पताल में अपने काम में भी लगा रहा। पूरा एक साल बीत गया और एक दिन सुयान ने उसे वीडियो कॉल की। उसने खिड़की से बारिश का मौसम उसे दिखाया, फिर पूछा कि वो कब वापस आएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसने कुछ पल के लिए उसकी चुप्पी महसूस की। फिर उसने बताया कि उसे एक होटल में 2 महीने की इंटर्नशिप का ऑफर मिला है जिसे वो छोड़ नहीं सकती। इसी वजह से वो और रुकने का सोच रही थी। ये उसके लिए आसान नहीं था। वो निराश महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या वो उसे मिलने के लिए वापस नहीं आना चाहती। उसने जल्दी से उसे आश्वस्त किया कि वो उसे बहुत याद करती है, लेकिन इंटर्नशिप सिर्फ 2 महीने की है और जैसे ही वो खत्म होगी वो वापस आ जाएगी। अपनी उदासी के बावजूद उसने उससे कहा कि उसने 1 साल इंतजार किया है तो 2 महीने और इंतजार करना मुश्किल नहीं होगा। जब 2 महीने पूरे हुए सुयान एयरपोर्ट पे था, उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
जैसे ही उसने उसे देखा वो दौड़कर उसकी बाहों में चली गई, लेकिन उसने अपने अंदाज में उसे छेड़ने का फैसला किया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं और कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। उसे समझ आ गया कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी लंबी गैर मौजूदगी से वो खुश नहीं था, लेकिन वो बस मुस्कुरा सकती थी, ये महसूस करते हुए कि उसने उसे कितना याद किया है, इससे पहले कि वो उसे उसके परिवार के घर ले गया ताकि वे कुछ समय साथ बिता सकें। इसके बाद वो अपना काम खत्म होने के बाद उसे लेने वापस आ जाएगा। एक दिन जब बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी, सुयान उसके पास एक शादी की अंगूठी और उस पर एक छोटी सी गुलाब की कली लेकर आया और उससे पूछा कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताएगी। अब वो उससे दूर रहने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। सिने अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाई, लेकिन उसने हाँ कहने में एक पल की भी देर नहीं की। वो भी इस पल का उतना ही इंतजार कर रही थी और इस तरह उनकी यात्रा एक गर्मजोशी भरी शादी के समारोह के साथ समाप्त हुई, जिसमें प्यार और खुशियां भरी थीं।